अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? सुबह से आगे में आपको खुशामदीद कहेंगे और उम्मीद यही है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, तबीयत भी सेट है, दिन का आगाज़ कर चुके हैं। अगर नहीं भी किया है तो हमारे साथ करने के लिए तैयार हो जाएं। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। मैं हूं इमरान हसन। कभी कभी कहने को दिल करता है कि हम हैं आपके बिन बुलाए मेहमान जो आ जाते हैं आपके टीवी लाउंज में, आपके बेडरूम टेलीविजन के ऊपर, कहीं पे भी आप नहीं बुलाते। समटाइम्स आप बुलाते भी हैं। यू कम हियर टू वॉच अस। थैंक यू वेरी मच। आप जहाँ भी हमें देख रहे हैं, पाकिस्तान के दुनिया के जिस कोने में भी देख रहे हैं, एक तो आपके लिए बहुत सारी खैरियत की दुआ है। अल्लाह करे बहुत अच्छे से आपकी ज़िंदगी गुजर रही हो। वो सब लोग खास तौर पे जिनको किसी न किसी बीमारी का या चैलेंज का सामना है, अल्लाह करे वो बिल्कुल ठीक हो जाए। हमारी दुआएं आपके साथ। हाँ, दुआएं हमारी साथ है, हमारी बेस्ट विशेज़। और सुबह वैसे ही एक उम्मीद लेकर आती है कि हर रात के बाद, हर अंधेरे के बाद रोशनी है। खैर जनाब, बहुत ही खूबसूरत सा दिन आज शुरू हुआ चाहता है और आज बड़ा अहम दिन है, एक बहुत अहम शख्सियत के हवाले से, बड़ी खूबसूरत शख्सियत के हवाले से। और वो शख्सियत जो हैं उनके बारे में आपको बताते हैं कि वो अहद साज हैं, वो शायर हैं। फैज़ अहमद फैज़ की हम बात कर रहे हैं, जिनको मद्दाहों से बिछड़े 40 बरस बीत गए हैं। फैज़ का अपनी मुनफरिद शायरी से करोड़ों दिलों पर आज भी राज है। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, और मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले। चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले। एक एक मिसरा, एक एक लफ्ज़ मोती पिरो दिए हैं फैज़ अहमद फैज़ साहब ने। एक अहद हैं। हम वैसे तो बहुत सी शख्सियात के बारे में कहते हैं ना, और एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया है। खुदा उनको गरीक़ रहमत करे। उनका अहम दिन है आज, उनके हवाले से हम आज उनकी बरसी मना रहे हैं। और 40 साल हुए उनको गुजरे, लेकिन आज भी उनका जो काम है, जो कलाम है, हमारे दिलों में जिंदा और जिंदा रहेगा। शायरी फैज़ ने की। आई विश कि हम 2 घंटे पूरा फैज़ पे बात फैज़ के ऊपर, और वो 2 घंटे फिर भी कम पड़ जाएंगे फैज़ साहब पर बात करने के लिए। बहरहाल जी, आगे बढ़ते हैं। हम आगाज़ जो है करते हैं आज के प्रोग्राम का प्रॉपर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो चल रही है, जो नाराज़गी की खबरें चल रही हैं, उसे आगाज़ कर लेते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, उनको गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने विफाकी हुकूमत की शिकायत लगा दी। हालांकि वो खुद भी विफाकी हुकूमत में ही है। अच्छा, इसका टाइटल होना चाहिए रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया। अब ये वैसे ये वाला जो रूठना है ना, ये कम सामने आता है। यूजुअली तो मौलाना फजलुर रहमान रूठ जाते हैं, फिर उनको पीपल्स पार्टी और नून लीग मनाने जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा किस्सा अलग है। इस दफ़ा गवर्नर केपी भी कह रहे हैं और गवर्नर पंजाब भी कह रहे हैं। ये दोनों विफाक के नुमाइंदे और जाहिर बात है बड़ी आम शख्सियात हैं, इसीलिए इनको अपॉइंट किया जाता है। वो कह रहे हैं कि भाई मामला इतना हल्का नहीं है, गल वध गई है। चंद साहब ने कहा था। खैर हम आपको कुछ बैकग्राउंड दे देते हैं। फैसल करीम कुंडी साहब ने एक मुलाकात में सूबाई वसाइल पर जो वफाकी हुकूमत है उसके गैर मुनसिफाना रवैये से उन्हें आगाह किया बिलावल साहब को। दूसरी जानिब सलीम हैदर साहब जो गवर्नर पंजाब हैं, उन्होंने बिलावल के हवाले से ये कहा कि भाई हाईएस्ट लेवल पे मसला है। बिलावल साहब नाराज हो गए। अच्छा, बिलावल साहब खुद भी नाराज है। गवर्नर तो शिकायत कर चुके हैं, वो एक्सप्रेस खुद भी कर चुके हैं। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन साहब लाइन पर मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि इस वक्त वाकई में क्या नाराजगी इतनी बढ़ चुकी है कि बातचीत नहीं हो सकती। शर्जील साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि ये जो नाराजगी है, क्या वाकई में बहुत बढ़ चुकी है? शर्जील साहब, आवाज़ आ रही है? जी शर्जील साहब, आप लाइव हैं हमारे साथ। क्या वाकई नाराजगी बढ़ गई है? क्या वाकई पंजाबी जी कहते हैं गल वध गई है? शर्जील साहब, We lost the call, we lost the connection. We try to connect again. शर्जील इनाम मेमन साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स के, हम कोशिश करेंगे दोबारा कनेक्ट करें। एक बात तो जैसा कि आपने कहा कि बिलावल खुद एक्सप्रेस कर चुके हैं कि भाई मुझे एतमाद में नहीं लिया गया। बहुत सारे ऐसे फैसले ऐसे लगता है कि जो पॉलिटिकल एंगलिंग है ना, क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी मंझी हुई सियासी जमात है, बहुत पुरानी सियासी जमात है, तो पॉलिटिकल एंगल चेंज हो रहा है, वो मिजाज चेंज हो रहा है और शायद ट्रैक चेंज हो रहा है। ये वाला चेंज तो नहीं आ रहा जिसके बारे में मुबस्सरीन जो है वो कहते हैं कि हवाएं बदलना शुरू हो गई हैं। तो ये हवाएं जो हैं, वैसे तो मौसम तब्दील हो ही रहा है, लेकिन एक बात है आयशा, पीपल्स पार्टी के पास और जरदारी साहब के पास हमेशा वो विंड कंट्रोलर मौजूद है जिससे वो हवा तब्दील कर सकते हैं पॉलिटिकली। उनके पास ये विल मौजूद है, उनके पास ये टैलेंट भी मौजूद है, ये कह सकते हैं। जो देखने वाले हैं ना, वो कहते हैं कि मेमन साहब आ गया, पता भी चल जाता है। शर्जील नाम मेमन साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनके साथ राब्ता बहाल हो गया। शर्जील साहब, शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले यही कि क्या वाकई में नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि बातचीत से हल नहीं हो पा रही? अब तो गवर्नर केपी के, गवर्नर पंजाब भी आ गए हैं शिकायत लगाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुड मॉर्निंग जी। लेकिन जी पीपल्स पार्टी को रिजर्वेशंस हैं। वफाकी हुकूमत का जो तर्ज हुक्मरानी है, इसमें कुछ कमिटमेंट्स उनकी हुई थी और वो सारी कमिटमेंट्स जो थी पीपल्स पार्टी के साथ, कोई भी इंडिविजुअल नौयत की नहीं थी। वो सारी कमिटमेंट्स जो थी वो कलेक्टिव वो थी जो कि पब्लिक के रिलेटेड इशूज हैं। सबसे पहले जो PSDP बनानी थी फेडरल गवर्नमेंट में ने, उसमें ये तय हुआ था कि पीपल्स पार्टी को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा
स्कीम्स में, जहाँ पे हम चाहते हैं कि जी हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की भी जो स्कीम्स हैं या सिंध सूबे के भी जो इलाके हैं जहाँ पे वफाक के बजट का शेयर आना चाहिए उसको और उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए, वो एक बहुत बड़ा जो है वो एक क्वेश्चन मार्क है, उस पर एतमाद में नहीं लिया गया। इसके अलावा भी और भी काफी ऐसे इश्यूज हैं जिसपे पीपुल्स पार्टी को रिजर्वेशंस हैं, क्योंकि हम ना ही इत्तेहादी हैं फेडरल गवर्नमेंट के, ना ही हम उनके कोलिशन पार्टनर्स हैं। हमने उनको एक अनकंडीशनल सपोर्ट की थी और वो अनकंडीशनल सपोर्ट ये थी कि हम चाहते थे कि सिस्टम जो है पार्लियामेंट का वो चलता रहे, असेंबलीज जो है वो बरकरार रहे। तो नाराजगी के बावजूद उस अनकंडीशनल सपोर्ट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब है ऐसा है, या उसमें कुछ दरार आ सकती है? नहीं, देखिए नाराजगी अब जगह पर है मौजूद, और उसमें क्योंकि फिर उसमें जो वहां से कमिटमेंट हुई थी फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से उस वक्त एमएलएन की जानिब से, वो बहुत इम्पोर्टेंट थी और उसको पूरा करना फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अच्छा, उमूमी तौर पे क्योंकि बिलावल साहब की अपनी बड़ी मुलाकातें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ रही हैं, बहुत सारी मुशावरतों में इकट्ठे बैठे हैं, 26वीं आईनी तरमीम इकट्ठी की है मिलकर आप लोगों ने, एक वर्किंग रिलेशन तो आपका बड़ा तगड़ा है आपस में। तो क्या इंटरनली पहले कहीं बिलावल साहब ने, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अपने इन तहफ़्फ़ुज़ात को बयान किया, वो एड्रेस नहीं हुए, फिर वो मीडिया पे आई, या डायरेक्टली पहली स्टेटमेंट हमने मीडिया पे देखी? आप तो इनसाइडर, कुछ बताइए ना हमें सर। नहीं, जो मीडिया में चीजें आई थी वो कोई कॉन्फ्रेंस नहीं थी, कोई इंटरव्यू नहीं था। एक चेयरमैन साहब का अपना एक विजिट था उनके मीडिया सेल में, तो वहाँ पे चंद साहब ऑलरेडी मौजूद था, तो उन्होंने एक क्वेश्चन कुछ किए चेयरमैन साहब ने, जिस पर चेयरमैन साहब ने जवाब दिया। लेकिन ये नहीं कि कोई डेडलॉक हो, डेडलॉक एज सच मैं ये नहीं कहूँगा कोई डेडलॉक है, जरूर राब्ते रहते हैं, और राब्ते में हमारा यही उनसे ये इल्तिजा भी रही है और हमारी शिकायत भी रही है कि जी जो आपने वादे किए हैं वो वादे पूरे करें, क्योंकि वो अवाम को हमें रिलीफ पहुंचाना है। हम इस तरह नहीं हो सकता कि हम आवाम को से किए हुए वादे पूरे ना करें, या जो हमें आवाम के इशूज। मैं एक छोटा सा मिसाल देता हूँ, हैदराबाद और सखर मोटरवे है जो कि एक निहायत ही अहम प्रोजेक्ट है और वो पूरे पाकिस्तान का बॉटल नेक है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स भी बढ़े, पाकिस्तान में इंपोर्ट्स भी बढ़े। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बढ़ाने के लिए जो सड़कें, जो रास्ते हैं, वो अगर रास्ते वो बदहाली का शिकार होंगे और आपके पूरे पाकिस्तान की हैवी ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक जो है उन्हीं रास्तों से गुजरना होगा, और अगर वो प्रायोरिटी में नहीं लाए जाएंगे तो यकीनी तौर पे हमें उस पर शिकायतें मौजूद हैं। इसी तरीके से बाकी जो बिजली या गैस से भी रिलेटेड जो चीजें जो कि हमारा शेयर बनता है वो हमें मिलना चाहिए। पानी के इशूज जो हमारे रिजर्वेशन से वो भी इसका पार्ट है। तो हम लोग अपनी हमारा ये एक डेमोक्रेटिक राइट भी है कि हम लोगों के लिए जो कि पाकिस्तान के लोग हैं, कोई जाती इंडिविजुअल किसी की कोई चीज नहीं चाहिए, किसी को कोई प्रिविलेज नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के लोगों का जो प्रिविलेज है वो हमें मेक श्योर करना है कि हम उनको वो पूरा करवाएं। बिल्कुल, आपके मुतालबात जायज़ हैं। अच्छा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने टास्क दिया था इसहाक डार साहब को कि जाएँ, जाके बात करें और जो भी रिजर्वेशंस हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और अहम शख्सियात की जिनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है उनको दूर किया जाए। इस सिलसिले में अभी तक कुछ इनिशिएटिव आया सामने? देखिए जी, टास्किंग पहले भी होती रही है, लेकिन हमें रिजल्ट चाहिए। मैं एक छोटी सी एक बात मिसाल दे दूं कि इतनी जब ये हुकूमत आई थी, तो जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस गवर्नमेंट बनने के बाद पहली दफा सिंध का दौरा किया, तो उन्होंने एक मीटिंग में कहा था, और आप सब अपने फाइल फुटेज में भी निकलवा लीजिएगा, कि उन्होंने उस पर कहा था कि जी हमने मुतालबा किया था जी कराची के लिए हमें वफाक से भी बसेस चाहिए, तो उन्होंने बसेस का वादा किया था। वो आप बजट में देखेंगे वो बजट को प्रोजेक्ट रिफ्लेक्ट होते हुए नजर नहीं आ रहा। हम कहते हैं जो आपने कमिटमेंट किए, जो वादे किए, मेहरबानी करके वो पूरे करें। हम कोई एडिशनल कुछ चीज नहीं करें, और वो आपने पब्लिकली वादे किए थे, जो पब्लिकली वादे किए थे, हमें सिर्फ उसकी पासदारी है। अच्छा शर्जील साहब, हुकूमत बज़ाहिर इस पोजीशन में तो नहीं है कि वो आप मतलब वो तो ज़ाहिर बात है, इट्स आर्म कैन बी ट्विस्टेड एनी टाइम। वो जो अनकंडीशनल सपोर्ट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो मेन पिलर है जिसपे शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं और नून लीग की गवर्नमेंट है। वो पिलर हट जाएगा तो दे डोंट हैव नंबर्स। तो ऐसे फिर क्यों कर रही है नून लीग? आई मीन आपको लगता है कि दिस इज इंटेंशनल? वो अफोर्ड तो नहीं कर सकते ये करना आपके साथ? देखिए जी, पीपल्स पार्टी जो है वो हमने कभी इस तरह की पॉलिटिक्स भी नहीं की कि हम जो है वो खुदा ना खास्ता कोई वर्ड यूज करें कि ब्लैकमेलिंग की सियासत करें, या हम जो है किसी को इस तरह प्रेशर में है। लेकिन हम तो एक इखलाकी दायरे में रह के एक जैसे एक कमिटमेंट होती है इंसान की, सिर्फ पहचान जो है वो कमिटमेंट ही होती है। हम अगर अपने आप देखें, आज भी हम हमने क्लीन स्वीप किया है, इसलिए क्या कि हम अपने लोगों से वादे करते आए हैं
ठीक। अच्छा, टाइम चूंकि कम है, आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए ज़रा क्विकली मैं वो जो 24 नवंबर का एहतजाज है, क्योंकि बहरहाल आप हुकूमत के अंदर एक स्टेक होल्डर हैं, कराची एक बड़ी आम जगह है, वहाँ पे एक बड़ी आम कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, इस वक्त नुमाइश हो रही है और दफ़ा 144 भी नाफिज है। आप इस एहतजाज को कैसे देख रहे हैं तहरीक इंसाफ के? क्या आपको इम्पैक्टफुल लग रहा है? हुकूमत तो कह रही है नहीं, एक किस्म का फिक्स मैच है और पहले कोई मैसेज अडयाला से आ जाएगा। आपके पास कोई खबर है, कोई इन्फॉर्मेशन है? नहीं, मेरे पास खबर नहीं, लेकिन मुझे मेरा एक छोटा सा तज्जिया है, वो तज्जिया ये बिल्कुल क्लियर बात है कि जी जो एहतजाज PTI कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ उनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि इमरान खान को किसी तरीके से रिलीफ दिया जाए। अगर जो पॉलिटिकल पार्टीज, जो तंजीमें जो सीरियस होती हैं, तो वो फिर अवामी एजेंडा, आप देखेंगे इनके एहतजाज में कहीं नहीं है कि जी पेट्रोल की कीमतें कम की जाएं, इनके एहतजाज में कहीं नहीं है कि जी बिजली की कीमतें कम की जाएं, इनके एहतजाज में कहीं नहीं है कि गैस की कीमतें कम की जाएं, इनके एहतजाज में कोई भी पब्लिक रिलेटेड इशू नहीं है। इनके एहतजाज में सिर्फ और सिर्फ जो है फर्द वाहिद की आज़ादी, और वो चाहते हैं कि हम गन पॉइंट पे हुकूमत को ब्लैकमेल करें और हुकूमत को ब्लैकमेल करके हम अपने नाजायज और जायज मुतालबात वो पूरे करें, जिसमें वो 9 मई के लोगों की भी कहते हैं कि ये रिहाई की जाए। अब 9 मई का वाकया जो था, एक बड़ा पाकिस्तान का एक अलमिया था, एक कौमी सानिया था, जिसमें ये चीज़ वाज़ेह है कि जिस तरह तबाही मचाएगी, मतलब आप इस्लामाबाद में मौजूद, आपने इस्लामाबाद में भी चीज़ें जलते हुए देखी, हम कराची में थे, हमने कराची में बसेस जलते हुए देखी, हमने खैबर पख्तूनख्वा में रेडियो पाकिस्तान जलते हुए देखा, हमने खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो एम्बुलेंसेस जो हैं वो जलते हुए देखी। तो मुझे ये बताएं, उस वक्त तो चले अगर ये PTI ये कहते कि जी हम नहीं थे एक सेकंड के लिए, कि PTI कहते हम नहीं थे, तो खैबर पख्तूनख्वा में उनकी अपनी हुकूमत थी, चले बाकी जगहों पे मैं एक सेकंड के लिए मान लूं कि किसी और ने किया है, लेकिन अगर खैबर पख्तूनख्वा में उनकी अपनी हुकूमत थी और खैबर पख्तूनख्वा में अगर कोई एम्बुलेंस जला रहा था या रेडियो पाकिस्तान, एक्शन होना चाहिए था, एक्शन होना चाहिए था। कौमी असासा है, आप उस बिल्डिंग में कौन घुसा, और अगर वो समझते हैं कि जी उनको पता भी नहीं था कि कौन जो किसने जाके रेडियो पाकिस्तान जला लिया और एम्बुलेंस सड़कों पे जला रहे थे, हुकूमत थी, फिर वो नायल हुकूमत थी, उस नायल हुकूमत को घर जाना चाहिए, वो इस्तीफा देके बैठ जाएं अगर वो दूसरों पे इस तरह की बातें करें। तो मेरा कहने का मकसद है कि इमरान खान की पार्टी के जो मुतालबात हैं वो ब्लैकमेलिंग पे मुबनी है, और इस तरह गन पॉइंट पे आप चले इस पे इंशाल्लाह हम फॉलो अप करते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और इस अहम मामले पे हमसे बात की। शर्जील इनाम मेमन साहब, सीनियर वजीर सिंध, हमसे बात। एक चीज़ ऐड करती हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जब बात कर रहे थे ना शर्जील इनाम मेमन साहब कि हमारे साथ जो वादे किए गए थे वो पूरे करें, मुझे MQM याद आ गई, क्योंकि MQM जो है वो पीपल्स पार्टी से सिंध हुकूमत से ये मुतालबा। अच्छा, थोड़ा सा डिस्ट्रस्ट तो वैसे फेडरल का रहा है तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में। आपको मालूम है कि वो सिंध को फंड नहीं देते थे, कि हमें ट्रस्ट नहीं है कि राइट वे में यूज होंगे। अब ये ट्रस्ट नून लीग और PPP में इसलिए समझ नहीं आता चूंकि बहरहाल इंपॉर्टेंट आईनी ओहदों के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और जो कानूनी एग्जीक्यूटिव ओहदे हैं उसके ऊपर नून लीग मौजूद है। एक बहरहाल पार्टनरशिप है तो सही, अब देखते हैं कि सेटल डाउन होता है मामला या इस हद तक आगे चला गया कि वापसी का रास्ता मुमकिन नहीं है। वैसे सियासत में डायलॉग की गुंजाइश होती है और बिलावल साहब की पॉलिटिक्स ऐसी है कि वो बातचीत कर लेते हैं। खैर देखते हैं क्या होता है, हम आपको आगाह करेंगे। व्हाट नेक्स्ट भी है भाई? हमने बात करनी है स्मॉग के बारे में। लाहौर और मुल्तान में हमने देखा था स्मॉग में कुछ कमी हुई थी, जिसका हमने अपडेट भी किया था, जिसके बारे में हमने अपने नाज़रीन को, लेकिन एक मरतबा फिर से अब हम इजाफा देख रहे हैं। दोनों शहर जो हैं लाहौर और मुल्तान, इनका एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 पॉइंट्स तक पहुंचने के बाद नीचे आया था, उसके बाद दोबारा से ऊपर चला गया है। मुल्तान की बात करें तो पाकिस्तान के ये आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर है, इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 पॉइंट से ऊपर है, जबकि लाहौर का पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा और दुनिया भर में तीसरा नंबर भारतीय दारुल हुकूमत जो नई दिल्ली है उसका है। और इस वक्त जो सूरत हाल है उसको लेकर मुझे वैसे मुल्तान के हवाले से बड़ी तशवीश है, क्योंकि साउथ पंजाब है, दूर भी है लाहौर से, 5-6 घंटे का ट्रैवल बन जाता है, वहाँ पे भी इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल है। खैर आप ऐसा करें कि हमें क्विकली ज़रा टेम्परेचर्स के बारे में तो आज बताएं ना, हम टेम्परेचर्स के बारे में पहले जान लेते हैं वेदर में, और फिर उसके बाद हम ओवरऑल थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज स्मोक इज गेटिंग वर्स्ट एंड डेंस। सो आप प्लीज हमें टेम्परेचर्स बताइए ताकि हम आज का दिन तो प्लान कर लें, कम से कम रहेगा और ज्यादा से ज्यादा रहेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इस्लामाबाद की। आपको पता है यहाँ पर मौसम काफी तब्दील हो चुका है, कम से कम रहेगा 8 और ज्यादा से ज्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर में कम से कम रहेगा 11 डिग्री सेंटीग्रेड और ज्यादा से ज्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में कम से कम रहेगा 19 डिग्री सेंटीग्रेड और ज्यादा से ज्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड। फूलों का शहर पेशावर यहाँ पर कम से कम रहेगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड और ज्यादा से ज्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड। और आखिर में कोयटा की बात करें तो यहाँ पर कम से कम रहेगा 4,
ज्यादा से ज्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड। जी तकरीबन सेम ही है कल के जो टेम्परेचर्स हमने ऑब्जर्व किए थे। सर्दी भी बहुत ज्यादा आई नहीं है और बहुत सारे ऐसे शहर जहाँ पे कुछ सर्दी है भी, जहाँ पे सर्दी जल्दी आ जाती है, वहाँ पे इस वक्त थोड़ी सी ड्राई ठंड है और वो जारी बात है आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, आपको नुकसान दे सकती है। एहतियात करें, गर्म गर्म मशरूबात पिएं, ड्राई फ्रूट्स अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी खा लें। इस्लामाबाद में सिचुएशन जो है ना वो ये है कि सुबह के वक्त कपड़े और होने चाहिए, दोपहर के वक्त और होने चाहिए, रात के वक्त और होने चाहिए। ये खवातीन के लिए तो अच्छा है ना, आप खवातीन को वैसे भी बड़ा शौक होता है चेंज करने का, एंड यू नो टू स्टाइल अप इन अ डिफरेंट वे, सो अच्छा है आपके लिए, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा ट्रिकी भी है कि क्या पहने और क्या ना पहने। खैर इस पर हम बात करते रहेंगे। थोड़ा सा आपकी फेवरेट साइड पे जरा ज्यादा आते हैं। एक शख्सियत जो आपकी बड़ी फेवरेट है, एक गेम जो आपकी बड़ी फेवरेट है। वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिकेट एंड वी आर टॉकिंग अबाउट बाबर आजम। बाबर आजम के हवाले से यू नो लोग सुनना चाहते हैं आयशा के क्या हो रहा है। ताज़ा तरीन क्रिकेट के शहजादे भी कहा जाता है इनको। बाबर आजम जो है बड़े लोगों के फेवरेट हैं। वनडे के बाद T20 में भी कोहली से आगे पहुंच चुके हैं। ये T20 में 4192 रन इन्होंने बनाए हैं और कोहली को पीछे छोड़ दिया। बाबर आजम T20 में सेंचुरियां बनाने और चौके लगाने में भी कोहली से आगे हैं। तो बाबर आजम के जो नाकदीन हैं उनके लिए भी ये खबर है, जो उनके चाहने वाले हैं उनके लिए भी ये खबर है। थोड़ा सा डिमोट कर दिया बाबर को, इनको कहने वाले किंग कहते हैं, आपने प्रिंस कहा है, सो दे कॉल इट किंग बाबर। चले मैं माजरत करती हूँ, किंग बाबर। लेकिन आई पर्सनली कॉल किंग कोहली। कोहली इज किंग एक्चुअली। वो कंपैरिजन उस लिहाज से, हाँ स्टैट्स के अंदर या पर्सनल रिकॉर्ड्स में बाबर ओब्वियसली बहुत अच्छे हैं बहुत सारी चीजों में, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अ मैच विनिंग एंड अ क्लासिक प्लेयर और जिसने एक कंसिस्टेंसी मेंटेन की है, विराट कोहली हैज नो पैरेलल, ही इज वन एंड ओनली। दिस इज व्हाट आई बिलीव बीइंग अ क्रिकेट फैन। और बाबर भी बहुत ग्रेट है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोहली इज कोहली। कोहली इज कोहली। आप एक सवाल करूं आपसे जी, सवाल ये बताएं मुझे, नहीं औखा सवाल नहीं है, लोग ना बड़े क्रिएटिव होते हैं बहाने बनाने के मामले में। आपने कभी स्कूल देर से पहुंचने पर या फिर यू नो ऑफिस देर से पहुंचने पर कोई क्रिएटिव बहाना बनाया, कोई ऐसा जो आपको याद रह गया? मैं बहुत चूंकि लेट होता था, ये मेरी अनफॉर्चुनेटली एक फितरत का हिस्सा रहा है स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ के अंदर। तो एक दफ़ा मैंने जब कोई बहाना नहीं मिला तो मैंने कहा सर वो मैं रास्ता भूल गया था। मुझे पता था बुरा भला तो सर ने मतलब थोड़ा बहुत करना ही है, लेकिन और क्या कोई बहाने खत्म हो गए थे, तो कांट कॉल इट अ क्रिएटिव बट समहाउ कोशिश की कोई मुख्तलिफ बहाना हो। सही है। तो बहरहाल जी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बहाना जो है वो हमारे सामने आया है कि कॉलेज देर से पहुंचने पर एक लड़की है शुमाली आयरलैंड की, उसने क्या बहाना किया। अच्छा, वो कहती हैं कि एलिस्टर यूनिवर्सिटी में वो पढ़ती हैं और एक मरतबा जब वो जा रही थी अपने कॉलेज तो प्रिंस विलियम जो है उन्होंने खुद उसके लिए देर से आने का जवाब पेश किया। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि शाही दौरे के दौरान सिक्योरिटी इंतजाम की वजह से तालिबा समांथा जो है उनको लोगों के हुजूम में फंसना पड़ गया। इस वजह से वो देर हो गई उनको कॉलेज जाने में। और जब प्रिंस ऑफ वेल्स जो हैं शहजादा विलियम्स उनके करीब से गुजरे तो तालिबा ने मौके से फ़ायदा उठाया और कहा कि मेरे लिए ना आप बताएं कि मैं वाकई में आपकी वजह से लेट हुई थी। तो ज़रा सुन लेते हैं कि क्या थी वो वीडियो। सुनिए जी, सुनिए। Just say sorry to Leslie. Yeah. Leslie, are you recording? Yeah. Leslie, I'm very sorry we're late, but they seem to be caught up and they wouldn't believe that you were here. So just to say hi. अरे वाह, दिस इज यू कॉल्ड शाही माजरत की उन्होंने। और प्रिंस विलियम्स ने एक फनी अंदाज में उनके साथ एक वीडियो भी रिकॉर्ड की। दैट वाज अ सेल्फी वीडियो, सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, इसलिए हमने कहा आपसे शेयर करें। इसमें प्रिंस विलियम और समांथा दोनों देखे जा सकते हैं और उन्होंने पैगाम दिया कि सॉरी फॉर बीइंग लेट, आई मीन मे बी आई एम द रीजन। सारी जिंदगी के लिए याद रहेगी लेस्ली को भी और समांथा को भी कि प्रिंस विलियम ने खुद आके ना उनके लिए गवाही दी थी, सबूत फराहम किया था कि हाँ भाई मेरी वजह से लेट हुई है, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं हम और कुछ एक पुरानी स्टोरी है लेकिन एक मरतबा फिर से उसका जिक्र कर लेते हैं क्योंकि मैं जब भी ये वीडियो देखती हूँ ना मुझे बड़ा मजा आता है एंड इट्स वेरी एंटरटेनिंग एक्चुअली। टॉक शोज में इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि जिस शोबे के बारे में आपको बात करनी हो ना उसके माहिर उसके एक्सपर्ट जैसे कि हम लेकर आते हैं आपके लिए, मतलब हम एक्सपर्ट्स आपके लिए लेकर आते हैं, उनकी जो है राय जरूर शामिल की जाती है। लेकिन उस वक्त क्या हो जब गलती से किसी IT माहिर की जगह अकाउंटेंट की जॉब के लिए आने वाले को नशरियात में बिठाकर सवाल पूछ लिया और ये भी करे बहुत बड़ा इदारा, ये जबरदस्त बात है। ऐसा दिलचस्प वाकया एक दिहाई कबल हुआ था, आपको याद है BBC न्यूज में पेश आया था और उसकी फुटेज का जादू अब तक ऐसे है कि खत्म नहीं हुआ और दोबारा इस वक्त ये वीडियो वायरल हो रही है दोबारा। जरा क्या है देखिए जरा, हुआ क्या। What does this all mean for the industry and the growth of music online? Well, Guy Cuny is the editor of the technology website News Wireless. Hello, good morning to you. Good morning. Were you surprised by this verdict today? I'm very surprised to see this verdict to come on me because I was not expecting that. When I came, they told me something else and I'm coming.
अच्छा, खुद भी एहसास हो गया, गोमा इनका नाम है, इनको खुद भी एहसास हो गया कि एंकर ने जो ना गलती कर दी है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको बात बताऊं, ये तो एक्सीडेंटली बैठ गए ना। कुछ बाज़ औक़ात ऐसे गेस्ट आ जाते हैं हमारे सामने जिनको नहीं पता होता, मैं भी आज बिल्कुल ऐसे एक्सप्रेशंस तो नहीं आते, लेकिन मिलते जुलते एक्सप्रेशंस आते हैं कि क्या पूछ लिया इन्होंने। सो इट हैपेंस सम टाइम, गलती हो जाती है, बट दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग गलती, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे वैसे हो जाना। सबसे इंटरेस्टिंग गलती, जो गलती नहीं, इनकी जिंदगी का यादगार वाक़या है उनके लिए ना, उनके एक्सप्रेशन से। बहरहाल जी, यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं छोटी सी, उसके बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद सेगमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहें। सबसे आगे में कहेंगे आपको एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। अब जो ख़बर हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो इंतहाई अलार्मिंग है, कंसर्निंग है, मुजरिमाना गफलत हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि हमें कुछ होता है, कोई तबीयत ख़राब होती है, बीमार होते हैं, तो हम जाते हैं इलाज के लिए कि वहाँ पर जाकर हमें शिफा मिलेगी। लेकिन जब आप जाएँ अस्पताल में तो वहाँ पर आपको शिफा की जगह एक नई बीमारी लग जाए, और ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, तो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया निश्तर अस्पताल मुल्तान में। बिल्कुल, निश्तर हॉस्पिटल में ये वाक़या पेश आया, जहाँ पे डायलिसिस के लिए एक मरीज गए, मुजी मरज है, आपको मालूम है एड्स का, जब ये उनका डायलिसिस किया गया तो होलनाक वाक़या ऐसे पेश आया कि बेहतियाती की वजह से, चूँकि खून तब्दील किया जाता है इस दौरान, जो डायलिसिस यूनिट था उसमें एड्स के मरीज़ का डायलिसिस किया गया, और उसकी वजह से अब तक 25 मरीज़ उससे इन्फेक्ट हो चुके हैं, वो पता नहीं चला, और वो ब्लड ज़ाहिरी बात है इंजेक्ट हो गया, अंदर चला गया वो, और उसकी वजह से अब बहुत सारे ऐसे मरीज़ जो मुतासिर हुए हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सरदार अली हैं, उन्होंने कुछ डिटेल्स कलेक्ट की हैं, तो हम ज़रा क्विकली उनसे जान लेते हैं, देन हम इस पर पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ भी ले लेते हैं कि वो इस मामले को कैसे देख रहे हैं। सरदार अली, क्या तफसीलात हैं, क्या हुआ ये? और जी बिल्कुल, मुल्तान में निश्तर अस्पताल के डायलिसिस यूनिट में मुबैना 25 मरीज़ों के HIV से मुतासिर होने का ये मामला है। और निश्तर अस्पताल ज़राए के मुताबिक इस तमाम तर मामले के हवाले से जो पहला मरीज़ था वो 11 अक्टूबर को डायलिसिस यूनिट में रिपोर्ट हुआ था, और जो उस मरीज़ का निश्तर रिकॉर्ड कार्ड था उसके ऊपर आखिरी स्क्रीनिंग 20 फरवरी 2024 में करवाई गई थी, और इस स्क्रीनिंग में जो था वो नेगेटिव था, जिसकी बिना पर उसके डायलिसिस कर दिए गए थे। और जो डायलिसिस यूनिट के डॉक्टर्स हैं उनकी जानिब से मरीज़ को 14 अक्टूबर को दोबारा डायलिसिस करवाने का कहा गया था, और उसे ये भी कहा गया था कि वो किसी भी निजी क्लिनिक पर जाकर अपना फिस्टोला बनवा ले। जिसके बाद मरीज़ जो है वो एक निजी क्लिनिक पर जाता है और वहाँ पर फिस्टोला बनवाने का कहता है, तो निजी क्लिनिक के डॉक्टर्स की जानिब से फिस्टोला बनाने से कबल उसका HIV स्क्रीनिंग किया जाता है, और यहाँ पर जो है वो उस मरीज़ की HIV स्क्रीनिंग जो है वो पॉजिटिव आ जाती है, और ये तमाम तर रिपोर्ट जो है वो मरीज़ डायलिसिस यूनिट में लेकर जाता है, तो डॉक्टर जो हैं यहाँ पर सर पकड़कर बैठ जाते हैं, क्योंकि गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान जो 16 से 17 मरीज़ थे उनकी इसी मशीन के ऊपर जो है वो डायलिसिस किए जा चुके थे। सरदार अली, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वेरी अनफॉर्चुनेट इस मामले पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा जो है उन्होंने भी नोटिस ले लिया है। उन्होंने मुल्तान में गुर्दों के अमराज में मुब्तला डायलिसिस करवाने वाले मरीज़ जो हैं उन पर एड्स जो फैली है उस पर बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने रिपोर्ट तलब कर लिया, और उन्होंने कहा है कि डायलिसिस करवाने वाले मरीजों में एड्स का फैलना जो है अफसोसनाक ही नहीं बल्कि शर्मनाक भी है। अब हुकूमत पंजाब की जानिब से इस सिलसिले में क्या किया जाएगा और इस मामले को किस तरह से देख रही है, हमारे साथ नून लीग के रहनुमा मोहम्मद सलमान नईम साहब मौजूद हैं, बारे में बात करते हैं। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी कि ये जो अफसोसनाक वाक़या, शर्मनाक वाक़या, इनफैक्ट इसको कहा जा सकता है, मुजरिमाना गफलत कहा जा सकता है, इस पर क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि ये कोई बहुत अच्छा वाक़या नहीं है, और 240 मरीज़ जो है वो डायलिसिस वार्ड में रजिस्टर्ड हैं, और डायलिसिस जिसके भी होते हैं पेशेंट के, उसका SOP ये है कि उसके हर 6 महीने बाद HIV टेस्ट किए जाते हैं। तो उस HIV टेस्ट में इस बार ये देखने में आया कि 240 में से 25 मरीजों का जो है वो डायलिसिस HIV जो टेस्ट है वो पॉजिटिव, स्क्रीनिंग में पॉजिटिव आया। तो उस दिन के बाद CM की इंस्ट्रक्शंस पर हम लोगों ने सेक्रेटरी जो हेल्थ है उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी है, जिसमें सर्विसेज हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, एडिशनल सेक्रेटरी साहब हैं। 5 रुकनी कमेटी ने अपनी फाइंडिंग्स जो है वो पिछले कल जो है येस्टरडे जो है दिन में वज़ीर आला साहिबा को पेश की हैं, और उसमें फैक्ट्स एंड फाइंडिंग में जो भी डॉक्टर या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है वो अगर कोई नेग्लिजेंस उसकी पाई जाती है तो बिल्कुल उसको सजा दी जाएगी, और
इसके बाद फिर ये इसका मरहला आता है। सलमान साहब, अभी तक फाइंडिंग्स में कुछ पाया गया है, कुछ पता चला है कि बेसिकली रिस्पॉन्सिबल कौन है? देखें, हम नेशनल मीडिया पे बैठ के बात करें और हम किसी को भी फौरन से इल्ज़ाम ठहरा दें, ये बहुत आसान है, लेकिन मैं समझता हूँ कि प्री मैच्योर हमें बात नहीं करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि हमें इसके जो मतलब हिफाजती इक़दाम भी ये लेने होंगे कि जो HIV के पॉजिटिव स्क्रीनिंग में आ चुके हैं उनकी फैमिली भी अब मुतासर हो सकती है। तो इस वजह से हम लोग पहले ये चाह रहे हैं कि उनकी फैमिली की भी स्क्रीनिंग कर ली जाए, ताकि अगर कोई उनकी फैमिली में से भी अफेक्टेड हुआ है तो उसको भी टाइम से जो है ना वो प्रिक्योर किया जाए। ठीक है, हमारा हेल्थ सिस्टम कितना जिम्मेदार है इससे सलमान? आप इससे पहले भी हमने कुछ ऐसे वाक़यात सामने आ जाते हैं जो कि पूरे अगर कुछ अच्छे इक़दाम हुकूमत कर भी रही है तो उसके ऊपर जिसे कहते हैं ना पर्दा डाल देते हैं, मिट्टी डाल देते हैं। हेल्थ सिस्टम इसका कितना रिस्पॉन्सिबल है और आपके क्या कोई की इनिशिएटिव्स हैं जो आपने लिए हैं, जो आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में प्रिवेंट करेंगे ऐसे किसी वाक़े से हमें? देखिए, एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो डायलिसिस का पेशेंट होता है उसका एक मखसूस टाइम होता है, हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा या 1 दफ़ा उसने ज़रूर डायलिसिस करवाना होता है। तो बहुत सारे मरीजों की सिचुएशन ऐसी होती है कि वो जब डायलिसिस नहीं करवा पाते किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से टाइम ना मिलने की वजह से या किसी और भी वजह से, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में डायलिसिस करवा लेते हैं। तो 240 में से अगर कुछ मरीज ऐसे हैं जिन्होंने बाहर कहीं पर डायलिसिस करवा लिए हैं और उनका ये पॉजिटिव आ गया है, तो फिर तो हम सिस्टम को इतना ज़्यादा कसूरवार नहीं ठहराएंगे, लेकिन ऑब्वियसली अगर ऐसा नहीं हुआ तो बिल्कुल इसमें कोई ना कोई नेग्लिजेंसी जरूर शामिल हुई है, SOP को शायद फॉलो नहीं किया गया। सलमान, इसका तयन कैसे होगा? इसका तयन कैसे होगा कि उन्होंने बाहर से करवाया? क्योंकि बाज़-औक़ात ये भी होता है ना कि वो जैसे एक ज्यूरिसडिक्शन के अंदर, एक थाने के अंदर कोई वारदात हो तो वो उसको उस थाने की हदूद से निकाल दिया जाता है कि हमारी तो हदूद नहीं है। कहीं महकमा सेहत इसको अपनी हदूद से निकाल के प्राइवेट के खाते में ना डाल दे। और दूसरी बात ये कि टाइमलाइन डिफाइन की आपने, 25 लोग हैं, मूजी मरज़ है जो कि इसका इलाज मौजूद है, लेकिन अमवात भी हो सकती हैं, तो कोई टाइमलाइन है कि इस टाइमलाइन में हम जिम्मेदारों को तयन करेंगे, वज़ीर आला साहिबा करेंगी? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसमें पहले से होता है ये कि अपने महकमे के लोगों को बचाने के लिए फिर बहुत सारे अफसरान भी एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन वज़ीर आला साहिबा ने इस मामले को खुद टेकअप किया है और रिपोर्ट भी इंशाल्लाह आज जो है वो अगर उनको पेश कर दी जाती है तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ज़रूर इस पे एक्शन होगा। और अगर महकमा सेहत के भी लोग मुलव्वस हैं तो उनके खिलाफ बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा इंशाल्लाह। चलिए हम देख रहे हैं कि क्या एक्शन होता है। शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और इस बात की बहुत ही अफसोसनाक है। और बाकी हॉस्पिटल्स को इससे सीखना चाहिए। अगर आप SOPs अभी फॉलो नहीं कर रहे या कुछ उसमें कमजोरी है तो प्लीज फॉलो दैट, लोगों की जिंदगी कम। और ये भी देखना है ना कि फ्यूचर में ऐसे वाकयात को रोकने के लिए क्या किया जाता है, क्या इकदाम किए जाते हैं हुकूमत की जानिब से। चलें जी, एक ब्रेक ले लेते हैं, हम ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन पॉलिटिक्स। पहले हमने बात की नून लीग पीपल्स पार्टी के दरमियान डिफरेंस की। अब द रियल अपोजिशन विच इज ट्राइंग टू प्रूव इटसेल्फ एज एन अपोजिशन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल है। एफर्ट्स पूरी हैं। वंस अगेन मुतालबात बहुत बड़े हैं। 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा इसके अंदर शामिल है। हमारे जो सियासी कैदी उनको रिहा करें जैसा मुतालबा इसमें शामिल है। देन ऑफ कोर्स उसमें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की रिहाई का मुतालबा शामिल है। और सबसे बड़ी बात, जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे तहरीक इंसाफ बज़िद है कि हम वापस नहीं जाएंगे। हज़ारों की तादाद में नफरी एंड लॉट मोर इस वक्त शेयर किया गया है मीडिया के ऊपर के पंजाब हुकूमत या फेडरल गवर्नमेंट भी तैयार है। हमने एक सारी पिक्चर इस वक्त लेनी है। हमने 2 पर्टिनेंट शख्सियात को इन्वाइट कर लिया है जो कि पल्स पे हाथ रखे हुए सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे कोलीग हैं। उनसे हम पूछेंगे। एक तो हमें तारिक वहीद साहब पेशावर से ज्वाइन कर रहे हैं, ब्यूरो चीफ हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन फिल वक्त चूँकि फेडरल कैपिटल गढ़ है, इस पर सबकी नज़रें हैं, तो हमारे साथ जावेद सोमर साहब मौजूद है, हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हैं। और इन्होंने भी अपने सारे ड्रोन इदाए में हैं कि क्या क्या खबरें आ रही हैं, तो उनसे ज़रा पूछते हैं। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक? बिल्कुल खैरियत इमरान, आप सुनाएं, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े मसरूफ दिन आपके पहले भी चलते हैं लेकिन अब ज़्यादा आने वाले हैं। जाहिर है अब मसरूफियत थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्या है ताज़ा तरीन इस पे? देखिए, ताज़ा तरीन इसमें तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले वजह दें कि जी हम 24 को हर सूरत आएंगे, और आएंगे तो सही लेकिन डी चौक पर बैठ जाएंगे, वहाँ धरना देंगे। अब धरने वाली सूरत हाल, चलो आपकी डिमांड है, बतौर पॉलिटिकल पार्टी आप कर सकते हैं, आप धरना दें, जो करें, एहतजाज करें, लेकिन जाहिर है दूसरे जो इस्लामाबाद में रहने वाले शहरी हैं उनको भी तो तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत फराहम करेगी, इंतज़ामिया को फराहम करना फ़र्ज़ है। तो उसको सामने रखते हुए डी चौक के अंदर तो बिल्कुल पाबंदी होगी, वहाँ कोई नहीं जा सकता। अगर आप चाइना चौक तक या मैक्सिमम आप डी चौक तक पहुँच भी गए
तो आपको वहाँ पे भी इस तरह से जैसे होता है ना कि आप फ्लुएंटली आप आ जाएं, जी चले आए सारे कारकुनान आके वहाँ बैठे, तो इस तरह से इजाजत कोई आम शहरी भी नहीं जा सकता। नहीं, आम शहरी तो देखें अपनी जगह ना, लेकिन पता कैसे चलेगा कौन आम शहरी है कौन कारकुन? नहीं, उसका तकरीबन अंदाजा लग जाता है क्योंकि इस वक्त जो चीजें सामने आई हैं हमारे, एक तो दफा 144 नाफिज कर दी गई है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, जो लास्ट टाइम अली अमीन गंडापुर साहब जिन लोगों को लेकर आए थे इस्लामाबाद, उसमें ज्यादातर वो लोग थे जो अफगान शहरी थे, वो लोग थे जो बाकी सराउंडिंग से आए हुए लोग थे जो दूर से पहचाने जा रहे थे, लेकिन चूंकि पाकिस्तान के शहरी थे तो सिक्योरिटी फोर्सेस या हमारे पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे उनको नहीं रोक रहे थे, तो वो यहाँ तक आ गए। तो अब पोजीशन यहाँ पे ये बनी हुई है कि अब किसी को इस तरह से आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अच्छा, तमाम अफगान कैंप्स जो है हमारे पाकिस्तान के अंदर, उनकी जियो फेंसिंग हमारे ज़राए के मुताबिक वो शुरू कर दी गई है कि वहाँ पे देखें कौन किधर जा रहा है, किस तरह से। और सबसे जो बड़ी बात है वो वजारत दाखिला के ज़राए के मुताबिक ये है कि इस वक्त इस एहतजाज में चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम करती है कि जो स्टूडेंट्स हैं, नौजवान हैं, यूथ हैं, वो सबसे ज़्यादा उनके साथ हैं। तो इस वक्त ये ज़ेर गौर ये तजवीज़ है कि अगर उस एहतजाज में 24 तारीख को एहतजाज होता है, कोई गिरफ्तारी होती है, कोई नौजवान, कोई यूथ, कोई स्टूडेंट पकड़ा जाता है, तो उनकी सबसे पहले एजुकेशनल डिग्री जो है वो मनसूख करने के ऊपर जोर दिया जा रहा है। नहीं, ऑफिशियल में नहीं, अभी ऑफिशियल नहीं है, तजवीज़ है। देखिए जब मीटिंग्स होती है ना, मीटिंग से मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस होती हैं, तो उसके अंदर उन्होंने ये बात कही हुई है। और अगर इस तरह से कोई पकड़ा जाएगा तो उसका पासपोर्ट भी कैंसिल हो सकता है, उसके साथ दीगर कानूनी कोई भी जो नरमी हुकूमत की तरफ से कोई भी नहीं दिखाई जा रही। जरा आप जैसे पेशावर से भी अपडेट ले लेते हैं। तारिक चूंकि हमारे साथ है। तारिक, गुड मॉर्निंग। हमने ये वाली पल्स तो जान ली है, इससे पहले कि मैं सवाल करता हुकूमत का मिजाज क्या है, जावेद साहब ने सामने रख दिया कि मिजाज जा रहे हैं दोनों तरफ से। आप बताइए पेशावर की क्या सूरत हाल है, क्योंकि पेशावर जहाँ पे आप हैं वो एपी सेंटर है इस वक्त, वो गढ़ है इस वक्त तमाम तजावीज़ का भी और तहरीक इंसाफ की प्लानिंग्स का भी। सो व्हाट इज स्पेसिफिक स्टोरी दैट यू हैव तारिक फॉर अस? शुक्रिया। जिस तरह जावेद सुमरा ने बताया कि वहाँ पर अगर वफाकी हुकूमत का मिजाज या प्लानिंग मनसूबाबंदी जारी आना है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहली बार PTI की क़ियादत, ख़ुसूसन अगर हम बुशरा बीबी की बात करें कि उनकी शमूलियत के बाद PTI का मूड भी जारे आना हो गया है। जो ऑडियो कल परसों सामने आई थी उसमें आप बुशरा बीबी का टोन, उनका जो लैंग्वेज है वो आप समझ सकते हैं कि पहली बार हम देख रहे थे कि जो तड़िया लगाई गई कारकुनों को, पार्लियामेंटेरियंस को, MNAs, MPAs को जो टास्क सौंपा गया है कि वो RMNA 10,000 और MPA 5,000 अरकान साथ ले आएगा, तो उस हवाले से बाकायदा उनको धमकी दी गई है कि अगर वो ये टास्क पूरा नहीं करते, वो ग्राउंड पे नज़र नहीं आए, तो वो अपने लिए कोई बंदोबस्त करे, वो पार्टी का हिस्सा नहीं होंगे। तो देखा जा रहा है कि पहली बार जिस तरह की टोन बुशरा बीबी ने इस्तेमाल किया, यहाँ पर इजलास जितने हो रहे हैं 3-4 दिन से वज़ीर हाउस में, तो उसमें काफ़ी जारहाना मूड में है। इससे पहले हमने देखा था कि जितने भी एहतजाज, धरने या जलसे जुलूस हुए, उसमें अली अमीन गंडापुर वो भी अगर तैयारियां करते थे तो कारकुनों को इस तरह तड़िया नहीं देते थे कि भाई आपने लाजमी आना है, अगर आप नहीं आए तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस तरह की ज़ुबान ना तो अली अमीन गंडापुर ने पहले इस्तेमाल की, ना गौहर ने, ना बानी चेयरमैन ने, पार्टी के बानी चेयरमैन। पहली दफ़ा हम देख रहे हैं आपको तारिक फिर ये स्ट्रैटेजी काम करती हुई नज़र आ रही है। बुशरा बीबी अगर सख्त लहजे में बात कर रही हैं और वो कह रही हैं कि सब कारकुनों को इकट्ठा होना है और जाना है लाजमी, तड़ियों की बात की आपने, आपको ये स्ट्रैटेजी काम करती हुई नजर आ रही है कारकुनों पर भी, MNAs और MPAs पर भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं? एक्चुअली हुआ ये था कि अभी लास्ट टाइम जो सवाबी का जलसा हुआ था, इससे पहले जो D चौक धरने के लिए जा रहे थे PTI के कारकुन, तो उसमें बहुत सी शिकायत PTI की क़यादत को मौसूल हुई थी कि बाज़ MNAs, MPAs उन्होंने सिर्फ वीडियोज़ बनाई थी मोटरवेज पर, और वो ग्राउंड पे मौजूद नहीं थे। तो उन्होंने सिर्फ खानापुनी के लिए वहाँ पर सिर्फ सोशल मीडिया पे अपनी तकारीर अपलोड की थी या अपनी वीडियो अपलोड की थी, लेकिन वो ना तो हसन अब्दाल पहुंचे थे ना इस्लामाबाद पहुंचे थे। तो शायद इन्हीं शिकायत की बुनियाद पर अभी तो तारिक वन क्विक आंसर, देन मैं जावेद साहब की तरफ आता हूं। PTI का जो वर्कर है, पहले हम कह रहे थे कि टॉप लीडरशिप चूंकि अंदर है और बाहर की लीडरशिप इज़ नॉट केपेबल इनफ, एक बात वर्कर्स के अंदर मौजूद थी, तो इसलिए शायद उतना मोबिलाइज नहीं हो पाता या कुछ मायूस भी है।
अब तो बुशरा साहिबा जो है वो एहलिया इमरान खान की, और वी नो कि इमरान खान पोलिटिकली कितना रिलाई करते हैं बुशरा के ऊपर, बुशरा साहिबा के ऊपर, उनकी राय के ऊपर, और वो कितनी इन्फ्लुएंशियल रही हैं जब खान साहब वाज प्राइम मिनिस्टर। तो अब उनके बाहर आने के बाद वर्कर के मिजाज पे कोई इम्पैक्ट आप देख रहे हैं बीइंग जर्नलिस्ट? क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी? बिल्कुल ऐसा ही नज़र आ रहा है कि बुशरा बीबी की शमूलियत के बाद इस तहरीक में और इस तैयारियों में शमूलियत के बाद हम देख रहे हैं कि कारकुन मायूस तो है, मायूसी है। खासकर हम अगर बात करें, जब लास्ट टाइम डी चौक में वज़ीर आला वहाँ पर पहुँचे थे, अचानक कारकुनों को वहाँ पर लावारिस छोड़कर वो फिर गायब हो गए थे, तो उसके बाद कारकुन में काफ़ी मायूसी फैल गई थी। लेकिन बुशरा बीबी के आने के बाद, उसकी लीडिंग के बाद, जो यहाँ पर 3-4 दिन से इजलास हो रहे हैं, कारकुन में हम तवानाई देख रहे हैं। मायूसी है, लेकिन जो तवानाई है जो वो उसी तरह बरकरार है पीटीआई कारकुनों की। अलबत्ता ये मैं देख रहा हूँ बतौर सहाफ़ी के सोशल मीडिया पर जितना हलक गुला शोर शराबा मच रहा है, ग्राउंड पर उस तरह तैयारियां नजर नहीं आ रही है जो लास्ट टाइम की गई थी उस तरह ग्राउंड पे हम इस्लामाबाद में कर रहे हैं ना। यहाँ पर हम जावेद साहब से जान रहे थे। जावेद साहब, आप सुन रहे थे तारिक साहब जो बता रहे थे कि ग्राउंड पे उस तरह से नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन हुकूमत अपनी पूरी तैयारी कर रही है शहर को बंद करने की, जुड़वा शहरों को बंद करने की। तो जिम्मेदारी है। मुज़ाकरात के बारे में बता दीजिए, क्योंकि बैकडोर मुज़ाकरात की बात भी चल रही थी। बड़ी मजे की चीज़ मैं आप बताऊं कि गुज़िश्ता रोज़ फैसल वाडा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद के अंदर, उसमें उन्होंने ये बात का दावा किया है कि जी दर पर्दा जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के साथ कई तरफ से कोई वाज़े एक ग्रीन सिग्नल या कहीं जगह बैठक हुई हो मुज़ाकरात के लिए, वो ऐसी चीज़ नहीं सामने आ रही। ताहम ये बात तो ज़रूर है कि दर पर्दा ज़ाहिर है एक सियासी जमात की तरफ कोई पॉलिटिशियन है, तो दूसरी तरफ पीटीआई की तरफ भी पॉलिटिशियंस हैं, आपस में ज़ाहिर है सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन चूँकि जब वो इकट्ठे बैठते हैं किसी पॉलिटिकल गैदरिंग में हो या अपनी कहीं घर के अंदर किसी ने खाना किया हो, डिनर हो, लंच हो, तो वहाँ पे ये बातें ज़रूर होती हैं कि नहीं यार अब इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया, अब आ जाएं मुज़ाकरात के लिए। लेकिन इसके अंदर बात फिर वहीं आ जाती है कि बानी पीटीआई जो है वो कहीं ना कहीं आके ऐसी बात कर देते हैं कि मुज़ाकरात जो है वो मामला वो फिर वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। जैसा एक क्विक आंसर, आपने वाडा साहब का जिक्र किया, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बात की कि शायद एहतजाज इतना तगड़ा नहीं है, हुकूमत कंटेनर ला के उनको मकबूल कर देगी या कर रही है। नहीं, इसके ऊपर हमने भी उनसे ये पूछा था कि अगर वो कंटेनर हुकूमत नहीं लगाती तो बाकी जो इस्लामाबाद के रहने रहायशी हैं वो कहाँ जाएंगे? फिर तो पता नहीं कोई बलवाई आ जाएंगे, किसी के घर में घुस जाए, किसी के साथ कोई इशू हो जाए। तो हुकूमत और इंतज़ामिया की तो ये पहली जिम्मेदारी है कि बाकी शहरियों की वो सिक्योरिटी करे अगर कोई ऐसी कोई हरकत करता है। लेकिन अगर लोग आना चाहते हैं तो ये आए। और एक ये बात भी सामने आ रही है कि हो सकता है कि इनको डी चौक की वाली जगह इनको ना दी जाए, कोई और जगह दे दी। G9 में जैसे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है, वो G9 के अंदर जहाँ पे हमारे मेट्रो बस का डेपो है, वहाँ डेपो के बाहर बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहाँ इनको दे दें जी आप बेशक एक नहीं 10 दिन बैठ जाएं। मौलाना साहब भी वहीं बैठे थे, वहीं पे एग्जैक्ट वही जगह। लेकिन इनको डी चौक के लिए तो बिल्कुल हुकूमत तैयार नहीं, इंतजामिया तैयार नहीं कि ये इस्लामाबाद में उस तरफ जाने के लिए इनको मुकम्मल तौर पर कोई भी रास्ता जो है इनको नहीं देंगे। इवन हर जगह पे कंटेनर्स पॉसिबल हो सकता है, कंटेनर्स को समझ लें कि ये कह सकते हैं रुकावटें खड़ी की जाएंगी कि कोई गाड़ी वहां ना जा सके, कि पैदल आप पिछली दफा तो खंदकें भी खोदी गई, हमने देखा सड़कें बकायदा। ये पुरानी स्ट्रेटेजी होती है। अच्छा क्विकली तारिक, हमने इस्लामाबाद की सूरत हाल तो ले ली है। एक जानिब इन्होंने कहा कि देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरी जानिब कफन और जनाजे की बात भी तहरीक इंसाफ कर रही है। हालांकि आई स्ट्रांगली अपोज कि सियासत में ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, सियासत रहनी चाहिए। बट दूसरी जानिब से तहरीक इंसाफ फर्म है, वो आएगी, डी चौक में बैठेगी। इनसाइडर क्या है, क्विकली लास्ट कमेंट। अच्छा, मैं सिर्फ जावेद भाई की लाइटर साइड पे, मैंने कल वो तैयारियों की बात हो रही थी, लेकिन जावेद भाई ने वो तैयारियां नहीं बताई वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से कि कल से पकड़ दकड़ शुरू की गई है। जितनी भी मालबरदार गाड़ियां हैं जो इस्लामाबाद पिंडी की तरफ जा रही है, वो कल से ही इंतजामिया ने वहाँ की जो है पकड़ दकड़ शुरू कर दी है। जितनी भी गाड़ियाँ जाती हैं उनको मुख्तलिफ थानों में खड़ा किया जा रहा है और शायद यही रुकावटें खड़ी करने की तैयारियाँ हैं। दूसरी बात आपने बताया कि जो पीटीआई की तरफ से जो जिस तरह नज़र आ रहा है, जो इस दफ़ा ज़्यादा जोर लगाया जा रहा है, परसों जो इजलास हुआ था सीएम हाउस में बुशरा बीबी और वज़ीर आला की क़यादत में, तो उसमें ज़्यादा जोर जो लगाया जा रहा है कि पंजाब का कारकुन किस तरह निकलेगा। क्योंकि लास्ट 2-3 जो जिस तरह एहतजाजी जलसे हुए हैं, धरने हुए हैं, उसमें पंजाब का कारकुन उस तरह नज़र नहीं आया। 80%, 90% खैबर पख्तूनख्वा के कारकुन यहाँ से गए। तो लास्ट टाइम जो इजलास हुआ तो उसमें फोकस इसी पे किया जा रहा है कि पंजाब से जो कारकुन है पीटीआई को, उसको निकाला जाए।
ठीक है तारिक। खैबर पख्तूनख्वा का कारकुन कल भी निकलेगा, 24 को भी निकलेगा, लेकिन जब तक पंजाब का इम्पैक्ट नहीं आएगा मेरे ख्याल में उस तरह। तारिक साहब, खैबर पख्तूनख्वा के कारकुन जो हैं उनको डंडे नहीं पड़ेंगे ना, रास्ते में रुकावटों से नहीं गुजरना पड़ेगा। आपको याद है पंजाब से इससे पहले भी जब काफिला गुजर रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, गाड़ियाँ तक तोड़ी गई थी। बहुत शुक्रिया आपका। तारिक वहीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, पेशावर के ब्यूरो चीफ, और जावेद सुमर साहब ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमें हमारे सामने एक ट्रू पिक्चर जो है वो रखने के लिए। अब हमें लेनी है एक ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक वंस अगेन। अब हम बात करते हैं बच्चों की, क्योंकि आज बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इसका मकसद जो है वो ये है कि बच्चों के हुकूक जो हैं वो उजागर किए जाएं, बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, उनके सेहत के मसाइल, उनके तालीम के मसाइल। पाकिस्तान इस वक्त बच्चों के हुकूक और बच्चों की सेहत के मामले में कौन से नंबर पर खड़ा है और पाकिस्तान के अंदर क्या काम हो रहा है, इस सारी सिचुएशन के ऊपर हमने बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बड़ी अहम शख्सियत भी मौजूद हैं जो बच्चों के हुकूक के माहिर हैं। डॉक्टर खलील अहमद डोगर साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उन कहते हैं डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान में इस वक्त जो बच्चों के हुकूक हैं उसकी सिचुएशन आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया, और स्पेशली जो है वो यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे है, उसके लिए आपने जो है वो मुझे आज मदऊ किया। देखें पाकिस्तान में तकरीबन जो है पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का 50% आपके बच्चों पर मुश्तमिल है ऑलमोस्ट। और उसमें देखा जाए तो जो पाकिस्तान ने बड़ी स्ट्रॉन्गली जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे कमिटमेंट्स हैं, जैसा कि UNCRC है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1989 में सेम आज के दिन में जो है वो 20 नवंबर को जो है UN की जो एक जनरल असम्बली थी उसने जो है उसको अडॉप्ट किया। अब पाकिस्तान ने भी जो है वो उन कंट्रीज़ में से है। दुनिया में पाकिस्तान छठा मुल्क था जिसने 1990 में जो है वो UNCRC को रेटिफाई किया, और इस्लामिक कंट्रीज़ में पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क है जिसने इसको रेटिफाई किया। इसकी रेटिफिकेशन का पर्पज़ ये है, इसका ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट की तरफ से हमारी तरफ से ये कमिटमेंट है इंटरनेशनल लेवल पे कि हम जो है वो बच्चों के हकूक़ जो हैं उनको मानते हैं, और स्पेशली जो है वो हमारी स्टेट जो है, क्योंकि इसके बाद जब आप रेटिफिकेशंस करते हैं तो हर 5 साल के बाद आपको जो है वो एक स्टेट लेवल पे पूरा उतर रहे हैं, स्टेट लेवल पे रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। हम उस पर आते हैं। तो जब पाकिस्तान ने अपनी 7 रिपोर्ट्स इससे पहले सबमिट कर दी और उसमें बहुत सारे गैप्स हैं, ये कमिटमेंट्स के बाद आपने सबसे पहले ये करना होता है कि आपका जो कंट्री के अंदर जो आपके यहाँ लेजिस्लेशंस हैं जो कि UNCRC ने 54 उसके आर्टिकल्स हैं उसके अंदर बताया हुआ है। जैसा कि लेजिस्लेशंस की मैं बात करूँ तो पाकिस्तान ने UNCRC को रेटिफाई किया है, तो वहाँ हमने एक चाइल्ड की जो डेफिनेशन है उसको हमने कहा कि 18 साल तक की उम्र का जो है एज ग्रुप है उसको हम चाइल्ड की एक डेफिनेशन है वो एक बच्चा तस्वर किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर देखा जाए 25A जो है उसमें हमने कहा है 5 से 16 साल तक का जो बच्चा है उसके लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है। हालांकि UNCRC की कमिटमेंट के मुताबिक हमारे यहाँ 18 साल की जो है वो लेजिस्लेशंस होनी चाहिए। इसमें आप चाइल्ड मैरिजेस की देखें, लॉज के अंदर और डेफिनेशन है चाइल्ड की, चाइल्ड लेबर के अंदर हमारी और डेफिनेशन है। तो सबसे पहली बात है कि जो हमने इंटरनेशनल एक अच्छी कमिटमेंट की है उसके मुताबिक हमें अपने जितने भी लॉज हैं उसके अंदर इसको अमेंडमेंट करने की जरूरत है। एक डेफिनेशन जो बच्चे की है उसके साथ हम उसको लिंक किया जाए। ये गैप्स तो ठीक है, इनके ऊपर लेजिस्लेशन होनी भी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो हुकूक हैं बच्चों के, उनके ऊपर किस हद तक आप काम होता हुआ देखते हैं? क्योंकि हमारे सामने, हम इसी माशरे में रहते हैं ना, हमें नज़र आता है कि बच्चे स्कूल भी नहीं जाते। बहुत से गरीब ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने आज तक स्कूल की शक्ल नहीं देखी है, उनकी सेहत जो है वो ठीक नहीं होती है। इस सिलसिले में आप हुकूमत पाकिस्तान या रियासत जो है उसकी किस तरह की देखिए एजुकेशन की अब हम बात करें तो जिस तरह मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशनल बच्चों का जो है वो एक राइट भी है, आपकी स्टेट ने कहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आपके 28 मिलियन बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं। इस ब्रैकेट को अगर देखें तो ऑलमोस्ट आपके 44-45% जो बच्चे हैं जिनकी 18 साल तक की उम्रें हैं जिनको स्कूल में होना चाहिए, वो इतनी तादाद में बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं जो कि उनका एक बेसिक और बुनियादी राइट है। इसको अगर हम देखें तो हम दुनिया में नाइजीरिया जैसे मुल्क के साथ जो है वहाँ हम खड़े हुए हैं। ये तो हमारा एजुकेशन का स्टेटस है। अगर हम हेल्थ की बात करें तो आप देखें 5 ईयर्स तक जो बच्चे हैं उनके यहाँ, हमारे यहाँ स्टंट जो बच्चे हैं उनकी मेंटली और फिजिकली जो है वो मेल न्यूट्रिशंस की वजह से उनकी ये रेशियो है। अगर हम वैक्सीनेशंस की तरफ चले जाएं तो बहुत सारी जो बेसिक वैक्सीनेशन है वो हम जो है हमारी मिस हो जाती हैं। उसके बाद अगर हम बर्थ रजिस्ट्रेशंस पे चले जाएं तो ऑलमोस्ट आपके जो है 35-36% जो लेस 5 ईयर्स ओल्ड बच्चे हैं उनकी हमने बर्थ रजिस्ट्रेशन नहीं की हुई। एक बेसिक राइट, जब बच्चे की एक बर्थ रजिस्ट्रेशन नहीं होती तो उसका क्या नुकसान होता है कि जितनी उसकी बेसिक वैक्सीनेशन है वो सारी की सारी वैक्सीनेशन उसकी मिस हो जाती हैं। फिर उसके बाद आपको बच्चे को स्कूल में एनरोल्ड होने के लिए वो बर्थ
रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है, तो वो बर्थ रजिस्ट्रेशन नहीं बना होगा तो इसका मतलब है इतनी तादाद में जो बच्चे हैं वो आपके स्कूल में नहीं जा सकेंगे। कहने का मतलब यह है कि इस वक्त स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो चिल्ड्रन है, एजुकेशन में आप चले जाएं, लेबर के यहाँ हमारे यहाँ लेजिस्लेशंस मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद उसकी इंप्लीमेंटेशंस नहीं है। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में स्पेशली मीडिया की वजह से केसेस जो हैं अब रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं। तकरीबन पर डे पाकिस्तान में 10 से 12 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट होते हैं, जिसमें माइनर जो बच्चे हैं उनके साथ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। आप डोमेस्टिक वर्कर्स की बात करें तो आपके सामने है ICT लेवल से लेके मुख्तलिफ शहरों में केसेस इस किस्म के रिपोर्ट होते हैं कि हमारे यहाँ जिन्होंने इन लॉज को इम्प्लीमेंट करना है, जिन्होंने इनके ऊपर पॉलिसीज़ बनानी है, उनके घरों में हमने देखा है कि इस लेवल पे वायलेशंस होती हुई नजर आई है। तो स्टिल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अभी भी जो है वो जो चाइल्ड राइट्स, जो हमारी कमिटमेंट्स तो मौजूद हैं, जो कागजी लिहाज से कमिटमेंट्स तो मौजूद हैं, लेकिन उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है। उसमें सबसे बड़ी जो हर्डल्स है वो मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ उस लेवल पे रिसोर्स एलोकेशंस नहीं की जाती। अब देखें आपकी इंटरनेशनल लेवल पे जो कमिटमेंट्स हैं वो रिकमेंडेशंस भी अगर देखा जाए तो आपके यहाँ एजुकेशन में 5 to 6% जो है वो बजट एलोकेशन होना चाहिए। तो इस वक्त आप देखें तो हमारा जो है वो लेस देन 2% जो है वो बजट जो है हमने एजुकेशन पे एलोकेट किया हुआ है। सेम 4-5% जो है वो हमें हेल्थ के ऊपर रिकमेंड किया गया है, लेकिन उसके अंदर भी आप देखें तो लेस देन 2% हमारा। डॉक्टर साहब वक्त हमारे पास कम है, अवेयरनेस के लिए बच्चों के हुकूक की अवेयरनेस के लिए क्या किया जाना चाहिए पाकिस्तान के अंदर? आपको नज़र आती हैं इस तरह की कैंपेन्स, इस तरह की चीज़ें कि बच्चे जो हैं वो उनको तालीम भी मिले, उनकी सेहत भी अच्छी हो, फिर ये जो हमने चाइल्ड अब्यूज़ की बात की है इसके ऊपर भी काम किया जाए, क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, सोसाइटी से लेके मैं तो ये समझता हूँ कि घर से लेके सोसाइटी का भी इसमें एक रोल है, फिर रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स का भी रोल है, फिर उसके बाद स्टेट का एक मदर का रोल है। इसमें बिल्कुल सबसे पहले तो हमें इस चीज़ का एहसास या रियलाइज़ करना चाहिए कि बिल्कुल ये जो बच्चे हैं इनके भी कुछ राइट्स हैं, इनका भी राइट है एजुकेशन का, इनका भी राइट है हेल्थ का, का भी राइट है प्ले का। कम से कम हम इस लेवल पे जो है जो उनके मेल न्यूट्रिशन के इश्यूज हैं, न्यूट्रिशन के इश्यूज हैं, हम इस चीज़ का एहसास करें। और दूसरा स्पेशली जो है वो हमारी सोसाइटी में भी ये देखा गया है हमने कि हम बच्चों को सुनते नहीं हैं। हमें ये चाहिए कि उनकी जो है वॉइसेस जो हैं हम उनके भी इनपुट्स लें, और स्पेशली जो है वो हम जब भी उनके बारे में कुछ फैसले कर रहे हों तो उनकी भी जो है वो हम राय को लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो पेरेंट्स हैं चूंकि उनकी अपनी जो तरबियत है वो पुरानी तर्ज के ऊपर हुई हुई है, तब पेरेंटिंग के तरीके मुख्तलिफ थे, नाउ थिंग्स आर डिफरेंट। तो आई बिलीव कि जो बच्चों की तरबियत है वो पेरेंट्स को भी नए जो तरीके हैं, जो नए मोड्स हैं वो अपनाने चाहिए। दे आर सुपर पावर देयर चिल्ड्रन, आई मीन देयर चिल्ड्रन मस्ट नो कि उनका क्या है उनके लिए और क्या नहीं है, क्या रेलेवेंट है क्या नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, वी सो वांट कि और हो, लेकिन टाइम नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए साहब, मौजूद पे आपने बात की। हमारे साथ जनाब डॉक्टर खलील मौजूद थे जो कि इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कर रहे थे। एक तो लॉज, एज वी ऑलवेज से, लॉज आर देयर, इंप्लीमेंटेशन में हम लैक करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विद दैट अपने बच्चों को जब आप उनका ब्रॉटअप करें, ट्रेन करें, तो उनको इस खतूत पे उनकी ट्रेनिंग करें कि उनको पता हो कि उनके राइट्स क्या हैं और आने वाले वक्त में वो एक बेहतर शहरी, बेहतर ग्लोबल सिटीजन बन सके। इस पर हम बात करते रहेंगे। इससे पहले कि ब्रेक लें, डू वी हैव अ स्टोरी टू शेयर या ब्रेक ले लें? हम ब्रेक लेंगे, लेकिन उससे पहले ये बता देते हैं कि जापान के अंदर जो है ना, आपको पता है हम AI टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी खबरें जो हैं, काफ़ी नई नई इनोवेशंस जो हैं वो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते रहते हैं। जापान में एक प्रोफेसर है, उन्होंने अपनी ही शक्ल का एक रोबोट बना लिया, खुद वो प्रोफेसर है। अब उनकी कोशिश ये होती है कि जब वो क्लासरूम्स में जाते हैं ना तो अपने साथ उस रोबोट को लेकर जाते हैं, तो उनको वो हेल्प कराता है पढ़ाने के लिए। हम दिखा भी रहे हैं कि अपनी ही चेहरे का उन्होंने ये रोबोट बनाया, ये रोबोट उनको हेल्प आउट करता है पढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स को। एंड जस्ट लुक एट दैट, डिजिटल क्लोन भी इसको कहा जा सकता है। उसका हेयर स्टाइल भी बिल्कुल वैसा है, उसका चेहरा भी बिल्कुल वैसा है, फीचर्स जो हैं वो देख लें वो भी हमें बिल्कुल वैसे ही नज़र आते हैं। उन्होंने अपनी पूरा माइंड जो है ना उसके अंदर इंटीग्रेट भी कर दिया है कि किसी तरीके से जो है ना वो उनको हेल्प आउट भी करवाएगा क्लासरूम के अंदर। तो ये स्टोरी जापान की है और ये प्रोफेसर है, इन्होंने अपना एंड्रॉयड क्लोन, इसको वो कह रहे हैं, ये रोबोट बनाया है, तो स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी है। और ये प्रोफेसर हिरोशी जो है उनकी काफ़ी मदद करता है। भाई जापान बहुत आगे है टेक्नोलॉजी को लेकर। एक फ़ायदा इसका ये भी है कि प्रोफेसर साहब खुद छुट्टी करें तो ये उनकी जगह क्लास ले लेंगे, और समटाइम्स ये भी होता है कि क्लास ले लेंगे और वीडियो कॉल्स पे शायद स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डराने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। खैर, ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जो हमने शेयर की। ऐसे रोबोटिक्स के अंदर काम हो रहा है और दुनिया ऐसे इनोवेशंस की तरफ जा रही है। हम इस पे बात करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ इंस्पायरिंग माइंड्स डेफिनेटली हैं जो कि इस पे सोच सकते हैं और बात कर सकते हैं। इससे पहले कि हम टॉप ऑफ द आवर ब्रेक पे जाएं, हमने बहुत सारे अहम मामलात पे, आज हमने म्यूजिक के ऊपर एक बड़ा ज़बरदस्त सेगमेंट आपके लिए प्लान किया है। एक बड़ी बहस चलती रही ऑटो ट्यूनर के हवाले से कि ऑटो ट्यूनर को लगाते हैं, सिंगर को ऑटो ट्यून नहीं होना चाहिए, उनको बहुत ओरिजिनल कंट्रोवर्सी भी चली, उस पर हमने बात करनी है। विद दैट वी हैव अ लॉट टू शेयर। हम कोशिश करेंगे कि आपका जो अगला आवर हमारे साथ गुजरने वाला है वो भी बड़ा ज़बरदस्त हो और बोर ना करे।
करें हम आपको। हम ये भी आपको बताएंगे कि गाने आपको सुनाएंगे और हम एक्सपर्ट से पूछेंगे भी कि किस तरह से, कि क्या इसके ऊपर ऑटो ट्यून लगाई गई है या नहीं लगाई गई। एंड मेरा एक सवाल है कि क्या ऑटो ट्यून से हर कोई गा सकता है? मैं भी अभी नहीं बताएंगे, अभी कहाँ बताएंगे, सेगमेंट में बताएंगे। और दूसरा ये कि लोगों को गाड़ियों में इंटरेस्ट है ना, आपको है ना, आपकी शख्सियत को किस टाइप की गाड़ी सूट करती है और लोग किस तरह की गाड़ियां खरीदना चाहते हैं। पाकिस्तान में ओवर प्राइस गाड़ियां भी हम क्यों खरीद रहे हैं कि हमें बाज़ औक़ात शॉर्ट मिलती हैं और हमें टाइम लेना पड़ता है। गाड़ियों के हवाले से एक स्पेसिफिक होगा हमारे पास सेगमेंट, उसमें भी हम बात करेंगे। सो लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक, हम फिर आ गए टॉप ऑफ द ब्रेक के बाद। आपको वेलकम करते हैं, उम्मीद है आप हमारे साथ हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने 2 मौज़ूआत आपको बताए थे, एक थोड़ा सा बाद में, थोड़ा सा सब्र के साथ, लेकिन एक अभी मौजूद है और वो है गाड़ियों के हवाले से। जितनी भी गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां हैं पाकिस्तान में, इंटरेस्टिंगली डियर व्यूअर्स, वो शिकायत करती हैं कि जी हमारे जो बायर्स हैं वो कम हो गए। लेकिन दूसरी जानिब जब हम स्टैट्स पे या नंबर्स पे बात करते हैं तो उनकी जो प्रॉफिट रेशो है या ओवरऑल कार्स की सेलिंग रेशो है नंबर्स के अंदर, उसमें बड़ा ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले भी हमने इस पर बात की थी। तो इसकी बुनियादी तौर पर बड़ी वजह क्या है? क्या ये जो कीमतें हैं गाड़ियों की पिछले 5 सालों में गैर मामूली तौर पर जो बढ़ी हैं, इसके बायस गाड़ियाँ कम बिक रही हैं, मुनाफा ज़्यादा हो रहा है, ओवर प्राइसिंग है, मुनाफे की रेशो ज़्यादा है? एक तो हमने आयशा इस पर बात करनी है, और एक आपकी पर्सनैलिटी के साथ पाकिस्तानी क्या प्रेफर करते हैं एज अ कार, क्या खरीदना, ये भी हमारे आज के इस मौजू का हिस्सा होगा। बिल्कुल, साइकोलॉजी पर भी हमने बात करनी है कि क्या ये माशरती दबाव है कि आप स्टेटस सिंबल की वजह से बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, या फिर सार्फिन जो है उनके पास और भी अलग से रीजंस हैं जिसकी वजह से वो बड़ी बड़ी गाड़ियों की तरफ। आपको याद होगा ना, पहले मेहरान के बाद उनका चलो जैपनीज ले लेते हैं, जैपनीज के बाद और कोई बड़ी गाड़ी ले लेते हैं। अब एसयूवीज जो है, हर कोई एसयूवी बड़ी गाड़ी जो है वो खरीदना चाहता है। यानी कि आपके पास 2 मिलियन का बजट है, आप 5 मिलियन की गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आप उसको लीज करवाते हैं, बैंक फाइनेंसिंग करवाते हैं। क्यों चाहते हैं आप ऐसा? आप 2 मिलियन में 2 मिलियन वाली गाड़ी क्यों नहीं लेते? जुल्म भी कह सकते हैं, क्योंकि 25 साल तक ख्वाहिशात की बात है। इसके ऊपर बात कर लेते हैं। हमारे साथ जो है ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट सैयद अली रज़ा साहब मौजूद हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। उनसे बात करते हैं इस बारे में, साइकोलॉजी के बारे में। अली रज़ा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। पहला सवाल मैं यही कर लेती हूँ कि आज का खरीदार जो है वो क्यों जा रहा है एसयूवी की तरफ? मतलब अपने आप को मुश्किल में डालकर, अपने बजट से बढ़कर वो क्यों चाहता है कि वो बड़ी गाड़ी की तरफ जाए? देखें, सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि पहले तो हम एसयूवी को डिफ़ाइन कर लें कि एसयूवी ओरिजिनली है क्या। एसयूवी असल तो इसका एब्रीवेशन बनता है स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, लेकिन इसको हम जितनी भी हमारी जीप्स हैं हम उनको लेके आते हैं एसयूवी की कैटेगरी के अंदर। अच्छा, एसयूवी ओरिजिनली जो आज से कुछ साल पहले तक ट्रेंड था वो ये था कि आपकी जो बड़ी जीप्स हैं, जैसे आप कहते हैं जी पजेरो होती थी, लैंड क्रूज़र होती है, प्राडो होती है, फॉर्चूनर होती है, इनको एसयूवी कहा जाता था। और इसके अलावा जो गाड़ी होती थी वो होती थी सिडान आपकी, जिसमें आप कह लें जी टोयोटा करोला आ गई, आपकी होंडा सिविक आ गई, इस तरह की और भी बहुत सी गाड़ियाँ हैं। अच्छा, अब लेटेस्ट जो एसयूवी का ट्रेंड है, ये ट्रेंड है सिडान से ऊपर जो बंदा बड़ी जीप बहुत महंगी हो जाती है, ऑफ कोर्स लैंड क्रूजर टाइप गाड़ियाँ वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो कंपनीज ने उनके लिए दरमियान में एक गाड़ी निकाली जो कि टेक्निकली कॉम्पैक्ट दरमियान की चीज़ है, जिसको आप कहेंगे जी कॉम्पैक्ट एसयूवी है, ये क्रॉसओवर है, लेकिन चलें हम उसकी रेगुलर टर्म जो आजकल चल रही है एसयूवी उसको पकड़ लेते हैं। इन गाड़ियों में फॉर इंस्टेंस आपके पास दिल को तसल्ली देने वाली बात है ये तो अली। हाँ, दिल को तसल्ली देने वाली बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक्चुअली सिडान्स को ही आप समझ लें थोड़ा आपने बड़ा किया है। गाड़ियाँ आप देख लें, जैसे किया स्पोर्टेज ले लें, ह्यूंडई टूसॉन ले लें, आप हेवल की गाड़ियाँ आ रही हैं, एमजी की गाड़ियाँ, ये सारी वो कैटेगरी है जो कि एक सिडान और एसयूवी के बीच में आती है। अच्छा, अब इसके पीछे साइकी क्या है लेने वाले की साइकी ये है कि वो बहुत से लोग हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी लैंड क्रूज़र, तो वो देखते हैं कि यार अच्छा ये सिडान से एक थोड़ी सी मैं ज़रा ऊंची गाड़ी में बैठता हूँ, थोड़ी सी ये बड़ी गाड़ी है तो मेरे तो अच्छा है, बल्कि कम पैसों में मेरे शौक पूरे हो रहे हैं। जितने में आपको नॉर्मल एक सिडान मिलती है उसमें चंद लाख आप डालते हैं, थोड़ा सा बजट इंक्रीज़ करते हैं तो आप एसयूवी की तरफ आ जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी ये वजह है। अच्छा, अब इसके अंदर 2 तरह के लोग हैं जो कि गाड़ी लेने वाले होते हैं। एक वो होता है जिसकी ज़रूरत होती है, ज़रूरत वाला वो है जेन्युइनली जो कि लेट से कि लाहौर कराची इस्लामाबाद से हट के कहीं रहता है, रास्ते जो हैं वो कच्चे पक्के हैं, सड़कें ऊंची नीची हैं, और वो सिडान गाड़ी जो है उसकी वो कि जी हर जगह वो लगती है, खड्डों में लगती है, मुझे रोड क्लियरेंस में प्रॉब्लम है, खड्डों में लगती है, तो वो जाता है जी फिर उसके बाद एसयूवी की तरफ, जिनकी हमने बात की कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरफ, कि थोड़ी सी ये ऊंची हैं।
तो एक तो ये आ गई ज़रूरत, दूसरा ये आ गया कि मैंने एक SUV खरीदी और आपने देखा कि जी अली ने SUV खरीदी है तो मैंने भी लेनी है, मुझे भी चाहिए अब। तो ये ट्रेंड सिर्फ पाकिस्तान ये कितना है? ये असल में हमारा फोकस बेसिकली यही है अली कि ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कितना ज्यादा है। आई मीन मैं कंपटीशन में आके स्टेटस सिंबल मेरे चाचे के मुंडे ने ली है, यू नो कजन ने खरीद लिया, मुझे भी लेनी है, या बेगम साहिबा कहती हैं देखो भाई के पास तो SUV है, न्यू ड्राइविंग का कार। साइकोलॉजिकली कितना हम पाकिस्तानी इसकी तरफ मोटिवेटेड हैं। और दूसरा इसी सवाल का हिस्सा ये है कि कंपनियां एक तरफ तो कहती हैं कि जी हमारे बायर्स कम हो गए हैं या नीश बाइंग ज़्यादा है, दूसरी जानिब उनके प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, गाड़ी भी टाइमली हमें 1-2 महीने के गैप से मिल रही है, और उनके जो सेलिंग नंबर्स हैं वो भी बता रहे हैं कि जी सेल्स ऊपर गई हैं। तो ये इस डिफरेंस को हम कैसे कंपेयर करें? सर देखें, ये जो इसमें मेन चीज़ है ना वो स्टेटस सिंबल वाली आ जाती है, और वो जो प्रेशर है वो मैं कहूँगा कि दैट इज़ एटलीस्ट 70 to 80%, 70 to 80% बायर जो है वो स्टेटस सिंबल के लिए SUV की तरफ जा रहा है, वो अपनी ज़रूरत के लिए नहीं जा रहा। अच्छा, बाकी रही बात प्राइसेस की, बिल्कुल आपने जो बात की है वो ठीक है कि अगर हम देखें तो वही कंपनी जो आज से 5-6 साल पहले लेट से महीने की 3000 गाड़ी बेच रही थी, वही कंपनी आज हार्डली 500 या 600 गाड़ी बेच रही है। लेकिन जब आप उनके प्रॉफिट्स देखते हैं तो उनके प्रॉफिट्स जो उनसे वो कम नहीं हो रहे, वो देखा जाए तो माजरत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा होते जा रहे हैं। उसकी मुझे जो वजह लग रही है वो ये है कि इन्होंने अपना पर यूनिट प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज कर लिया, जब उन्हें नज़र आया कि यार एग्जैक्टली बढ़ा लिया। अच्छा, वो बढ़ाया। अच्छा, एक कार फाइनेंसिंग का जो फैक्टर है अली, कार फाइनेंसिंग कितना बड़ा फैक्टर है, या लीजिंग जो है कि मेरे पास बजट कम है बट मैं जाऊंगा, मुझे चूंकि बड़ी गाड़ी पसंद आ गई है तो बैंक मुझे ये लालच देता है, अब थोड़ा रेट पहले से कम हुआ है लेकिन अभी भी ज़्यादा ही है, कि ठीक है आप इतने पैसे दे दें, बाकी आप 5 साल 7 साल में 3 साल में पे कर दें तो हम आपको बड़ी गाड़ी दे देते हैं। ये कितना बड़ा फैक्टर है उस स्टेटस सिंबल को फ़रोग देने में, और इसने क्या रोल प्ले किया है ओवरऑल हमारी ये साइकोलॉजी को बदलने में? क्योंकि मेरा बजट तो नहीं है जी 50 लाख का, लेकिन मैं चला रहा हूँ, मुतासर कर रहा हूँ लोगों को कि भाई 50 लाख वाली गाड़ी है भाई के पास। सर ये काफ़ी इसका बहुत मेजर रोल है। आप फाइनेंसिंग की जो बात कर रहे हैं, ये तो अभी पिछले कुछ सालों में पॉलिसी चेंज हुई है और एक लिमिट से ज़्यादा एक कैप लगा हुआ है, उस लिमिट से ज़्यादा आप गाड़ी पे फाइनेंसिंग नहीं ले सकते, जो कि वैसे टेक्निकली अगर आप मेरे से पूछें तो एक देखा जाए तो अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ क्यों है? अच्छी चीज़ इसलिए है बिकॉज देखें, जिस बंदे की ज़रूरत है और जो बेचारा पैसे इकट्ठे करके गाड़ी नहीं खरीद सकता, उसको तो ठीक है फाइनेंसिंग वाली मजबूरी है उसके लिए, और वो एक लिमिटेड अमाउंट की फाइनेंसिंग करवा के गाड़ी खरीद के अपनी ज़रूरत पूरी करता है। लेकिन बहुत से लोग जो कि सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए गाड़ी ले रहे हैं, उनके लिए मेरा ख्याल है फाइनेंसिंग से ऐसे लोगों को दूर रहना चाहिए। आपकी अगर आपकी लेट से कैपेसिटी है एक अच्छी डिसेंट 50 लाख वाली 60 लाख वाली गाड़ी लेने की, तो आप वो लें। बड़ी 50-60 लाख में भी आपको अच्छी गाड़ी मिल जाती है, आपका अच्छा गुजारा करती है, ज़रूरत पूरी करती है, फीचर्स पूरे करती है। तो ज़रूरी तो नहीं कि आपने लग्जरी की तरफ जाना है और आप कहते हैं नहीं जी मैंने 30-40 लाख बैंक से भी उधार लेके लग्जरी। और अली इसके साथ साथ एक नया ट्रेंड जो आया है इलेक्ट्रिक गाड़ियों का, इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो आ रही हैं उनके बारे में भी बड़े लोग जो है ना उसकी तरफ जाना चाहते हैं, उसको लेना चाहते हैं। लेकिन एक अंदाज़ा जो है वो ये बता रहा है कि जिन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ियां ली थी अब वो वापस करके ना पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों पर आ रहे हैं। स्पेशली अगर हम यूरोप की बात करें, वेस्ट की बात करें, वहाँ पर एक तो ये बता दीजिए इस साइकिल के बारे में, और पाकिस्तान के अंदर ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ये कितनी सस्टेनेबल है? हमारे पास तो चार्जिंग प्लांट्स भी मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा देखें, इसमें ओरिजिनली इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो आई हैं ना, उनका सबसे जो मेन पार्टी पीस है आप जिसको कहते हैं, सबसे मेन जो उनका फोकस और फ़ायदा है वो है आपका इन्वायरमेंटल कंट्रोल। अभी देखा आपने कि इतनी ज़्यादा स्मॉग थी हमारे यहाँ पे पंजाब के रीजन्स के अंदर, इवन मैं तो कहूँगा बल्कि ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तान ही उसमें लिपटा हुआ था। इलेक्ट्रिक गाड़ी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि उसमें इमिशन नहीं होती, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी गैसेज उसके एग्जॉस्ट से निकल रही हैं वो नहीं प्रोड्यूस होती। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी एक रिलेटिवली क्लीन एनवायरनमेंट देता है आपको। अच्छा, अब वो ये जो ऑब्जेक्टिव था ये साइड पे होगा, और इलेक्ट्रिक गाड़ी जो सी है वो भी एक स्टेटस सिंबल बन गई। आप इस वक्त ये देखें पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिक गाड़ी मिल रही है, सबसे जो आपको अच्छी रीजनेबल डिसेंट एक बेसिक फैमिली कार मिलती है इलेक्ट्रिक, वो 85 लाख 90 लाख प्लस इस ब्रैकेट के अंदर वो जा रही है। 1 करोड़ के आसपास वो गाड़ियाँ जा रही हैं। अच्छा, वो मुझे ये नहीं समझ आती कि ये फिर 1 करोड़ वाला जो बायर है वो तो फिर वो बायर है जो लग्जरी के लिए गाड़ी ले रहा है। ठीक है। और आपने जो एक बात की इसकी चार्जिंग स्टेशन वाली, वो बात देखें बिल्कुल ठीक है। मुझे थोड़ा सा डर ये लग रहा है कि कहीं हमारा
वो हशर ना हो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेके एज ए डेवलपिंग नेशन, जो कि CNG टेक्नोलॉजी को लेके हुआ था कि हमने इतनी CNG गाड़ी इस्तेमाल की, इतनी इस्तेमाल की, और घरों में आप देखें हमारे चूल्हे जलाने के लिए गैस नहीं है, हमने गैस मुका दी है। तो इलेक्ट्रिक में भी ये ना हो कि बिजली तो हमारे पास बहुत है, बिजली तो हमारे पास बहुत है, हम कर लेंगे क्विक 30 सेकंड्स के अंदर। प्लीज रैप अप कर दीजिएगा। जो कलर टेंडेंसी है, गाड़ियों का जो रंग पाकिस्तानी खरीदना चाहते हैं, यूजुअली वी गो फॉर वाइट। इसकी बुनियादी वजह हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, पाकिस्तानियों को बेचने के लिए वाइट चाहिए। कलर टेंडेंसी क्यों है वाइट की तरफ ज्यादा, या क्या है? क्विकली 30 सेकंड्स में इसको रैप अप कर दें। सर, ये मेजर टेंडेंसी जो सी है ना, ये बेसिकली डीलर्स की और रीसेल मेंटालिटी को कैटर करने के लिए बनी हुई है। लोग कहते हैं, लोग गाड़ी बाद में खरीदते हैं और पहले सबसे ये सोचते हैं कि यार मैं कौन सा ऐसा रंग लूं जो कि मेरा कल को बिक कर आराम से जाएगा और अच्छे पैसों में बिक जाएगा। हाँ, तो ये इसका ये डिलेमा, एक वाइट, ब्लैक और सिल्वर कलर्स के जो कॉमन कलर्स हैं, ये लो बिकेगा अच्छा ये। ठीक है। अच्छा, कोई क्विकली हम चूंकि बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर भी, तो एक सवाल हमारे पास आया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, क्या ये बहुत ज़्यादा है और चैलेंजिंग हो सकती है आने वाले वक्त के लिए, अगर गाड़ियों में हम ज़्यादा इलेक्ट्रिक की तरफ चले जाएंगे? क्विकली देखें, अगर आप टोटल इसको एक मैसिव स्केल के ऊपर, पूरे नेशनल स्केल के ऊपर लेकर जाएंगे तो डेफिनेटली आपको ये प्रॉब्लम होगा। अभी लेट से एक एवरेज हम गाड़ी की एग्जांपल लेते हैं जो 50 किलोवाट्स लेती है बैटरी पावर, उसकी बैटरी कैपेसिटी 50 किलोवाट्स की। रनिंग कॉस्ट वाइज आजकल के हिसाब से जो बिजली के यूनिट का रेट है, ये गाड़ी आपको पेट्रोल से डेफिनेटली सस्ती पड़ती है। लेकिन देन अगेन, आप 60 लाख वाली पेट्रोल गाड़ी को अगर 40 लाख ऐड करके 1 करोड़ लगा के आप इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरफ जाते हैं, तो ये आपकी कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली अगर आप इसका एस्पेक्ट देखें तो पूरी नहीं होती जितनी देर आपने यूज़ करनी है। एंड येस, ये अगर हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हमारी बेहतर नहीं होती, हम सोलर सिस्टम से शिफ्ट नहीं करते, तो ये सस्टेनेबिलिटी वाइज आपको एक कल को बिल्कुल ये प्रॉब्लम आ सकता है कि अगर आपकी गाड़ी भी इलेक्ट्रिसिटी पे चार्ज होनी है तो एक सवाल वाली फिर ये भी उठता है ना कि पहले हम इस्तेमाल के लिए ये लोड शेडिंग वाले अपने मसाइल हैं, इनको तो खत्म कर ले, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ आ जाएंगे। बहरहाल एक सवाल जो है ना मैं आपसे कर लेती हूँ जी, एक सवाल मैं आपसे कर लेती हूँ। एक ये जो डिमांड का मसला होता है ना कि अगर इस्लामाबाद की गाड़ी है और एक कराची की गाड़ी है तो उसकी रीसेल वैल्यू जो है ना वो बहुत कम हो जाती है, स्पेशली अगर कराची में कोई गाड़ी चल रही हो तो कहा जाता है ये कराची की है तो इसकी रीसेल वैल्यू कम होगी। इसकी रीज़न क्या है? कराची वाले नाराज हो जाएंगे आपसे इस बार। इसकी देखें नहीं, कराची वाले नाराज बिल्कुल नहीं होंगे इस बात पे। कराची वालों को खुद भी ये बात पता है कि देखें, कराची के अंदर बेसिकली पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और गाड़ी भी उतनी ज़्यादा है। यहाँ पे आपके 2 फैक्टर्स हैं। नंबर 1 है सिंपल आपका डिमांड एंड सप्लाई रूल। आप कराची में आप यूज़ गाड़ी खरीदने निकलते हैं, आपके पास ज़्यादा ऑप्शन हैं एज कम्पेयर टू अदर सिटीज़ ऑफ लाहौर। दूसरी बात ये कि प्रोविंशली आप प्रेफर नहीं करेंगे कि आप अगर पंजाब में गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी जो गाड़ी है वो कराची रजिस्टर्ड हो। इसी तरह वाइस वर्सा, अगर आपकी पंजाब रजिस्टर्ड गाड़ी है तो कराची वाला प्रेफर नहीं करेगा कि मैं कराची में जाऊं, उसने कल को वो बेचनी है, लेने वाले ने ट्रांसफर करवानी है, बायोमेट्रिक करवानी है, टैक्सेस पे करने हैं, टोकन्स पे करने, तो इन चीज़ों में प्रॉब्लम आती है फिर। अच्छा, क्विकली चूंकि यूज्ड गाड़ियों के शौकीन बड़े हैं जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, हम सभी की इस्तात ब्रांड न्यू गाड़ियों की कमी होती है। कराची की गाड़ियों के बारे में अली ये भी कहा जाता है कि क्योंकि रस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा है, समंदर है, नमी ज़्यादा होती है, तो जो कार्स कंडीशन होती है रीसेलेबल कार्स या यूज्ड कार्स की, मसला भी होता ना सड़कों का तो डेफिनेटली माशाल्लाह कराची में सड़कें हैं ही। तो आप ये बताइए कि जो कंडीशन का इम्पैक्ट है ये कितना है प्राइसेस के ऊपर, खासतौर पर कराची में बहुत ज़्यादा है? नहीं जी, जब गाड़ी बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है, लेट से 8 साल 10 साल से ज़्यादा पुरानी होती है, तो फिर ये प्रॉब्लम आता है कि कराची में गाड़ियों को रस्ट लगा हुआ होता है। लेकिन नई गाड़ियां जब आप देखते हैं 2 साल 3 साल या 4 साल पुरानी, तो इन गाड़ियों में रस्ट नहीं होता। और अभी कुछ वैसे कंपनीज ऐसी भी हैं पाकिस्तान में जिन्होंने क्वालिटी इतनी गिरा ली है कि आपकी ब्रांड न्यू गाड़ी को भी 4 साल बाद हो सकता है इस्लामाबाद में भी रस्ट लगा हुआ हो या लाहौर में भी लगा हुआ हो, और वो तो फिर रस्ट इम्पैक्ट जो सा है आपका कराची, लाहौर, इस्लामाबाद हर जगह के लिए सेम होगा। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, बहुत ज़बरदस्त बातें, और ये बातें इसलिए कि हमारी रोज़मर्रा रूटीन से मुतल्लिक है। कार हर बंदे का मसला है भाई, जो चला रहा है छोटी चला रहा है, बड़ी उसको चाहिए, जो नहीं चला रहा उसको ओब्वियसली बाइक से कार पे जाना है। सो इट्स इंपॉर्टेंट, तो आपने डिसीजन बड़ा सोच समझ के लेना है। अगर अपनी आप प्राइस लिमिट के अंदर गाड़ियाँ परचेज़ करें और इस्तेमाल शुदा अच्छी गाड़ियाँ परचेज़ करें तो आप एक तो वो जो स्टेटस सिंबल वाली कॉन्शियसनेस उससे बच सकते हैं, और चादर और पाँव बराबर आ जाएंगे, वरना पाँव निकल जाएंगे, चादर पीछे रह जाएगी, घर के किराए देंगे, बिजली के बिल देंगे या गाड़ी की किस्त देंगे। कार जो है ना वो आपकी आसानी के लिए होनी चाहिए, आपकी परेशानियाँ बढ़ाने के लिए नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपके खर्चे बढ़ी जाएंगे मजीद अगर आप फाइनेंस भी करवाते हैं। बहरहाल एक ब्रेक ले लेते हैं, अभी वापस आ रहे हैं, स्टे विद अस। तो
सबसे आगे में एक मरतबा फिर से खुशामदीद आपको कहेंगे। पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात कर लें तो इसमें जिद्दत, तरक्की और समाजी जिम्मेदारी का सफ़र जो है ये एक ऐसा मौजू है जिस पर बात करना इंतहाई ज़रूरी हो जाता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं फास्ट केबल्स के CEO कमाल महमूद अमजद मियाँ साहब, जो न सिर्फ मुल्क की तलब और बरामदी मौक़े जो हैं उनके दरमियान तवाज़ुन कायम रखने में महारत रखते हैं, बल्कि तकनीकी जिद्दत की बात कर लें, मयार की बरतरी की बात कर लें और समाजी फलाह बहबूद के ज़रिए मार्केट में अपनी मुनफरिद शनाख्त की बात कर लें तो उसमें भी ये काम करते हुए हमें नजर आते हैं। बिल्कुल, नेकी की टोकरी जैसे इक़दाम से लेकर LED लाइट्स में नॉन ब्रांडेड मसनूआत के दरमियान अपनी जगह बनाने तक फास्ट केबल्स जो है उसने अपने सार्फिन और आपको पता है माहौलियात के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। इस सब पर हमने उनसे बात करनी है। इस वक्त मियाँ साहब हमारे साथ मौजूद हैं तो उनसे ज़रा इस इनिशिएटिव के बारे में पूछते हैं। मियाँ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम एंड गुड मॉर्निंग एज वेल। ये जो इंडस्ट्री है, सबसे पहले इसमें हमें बताइए कि मुसाबकती बरतरी को बरकरार रखने के लिए ये जो टेक्निकल डेवलपमेंट है, तकनीकी तरक्की है, ये कितनी इंपॉर्टेंट है, आप इसको कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया जी, आपने मौका दिया। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप मेड इन पाकिस्तान को देखें और उसका स्टेटस देखें इंटरनेशनल आई वुड से मार्केट में, तो उसमें बहुत बड़ा जो हमारा चैलेंज है वो यही है कि हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इनोवेशन में, हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो टेक्निकल आई वुड से उसमें टेक्नोलॉजी में उसकी कॉम्प्रिहेंसिवनेस को देखें या सर्टिफिकेशंस को देखें, जो कि उसके बाद का एक नेक्स्ट अल्टीमेट स्टेप होता है, वो बहुत ज़्यादा उसकी देयर इज़ अ लॉट टू डू एंड लॉट टू बी डिज़ायर्ड। तो हमने कम से कम केबल्स की इंडस्ट्री में हमने और लाइट्स की इंडस्ट्री में हमने ये चीज़, हमारा ये विज़न है कि हम जो है ना एम्पावर करें और अपने जो मेड इन पाकिस्तान का ब्रांड है उसको एट पार रखें, चाहे वो यूरोपियन हो चाहे वो कोई अमेरिकन ब्रांड हो। तो हम ये कहते हैं कि केबल्स में, लाइट्स में आपको पाकिस्तान में यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन एन इम्पोर्टेड item because we have the same technology, we have the better when it comes to the facilities and the international certifications to provide you the best in class product made in Pakistan. अच्छा, चैलेंजेस भी तो बहुत ज़्यादा है ना कमाल साहब। हम इन्फ्लेशन की बात कर लें, इसके असरात भी होते हैं बिजनेसेस के ऊपर। इसके असरात को कम करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी जो है वो बनाई जा सकती है? जी, आपने बिल्कुल सही बात की। जो रिसेंटली हमारा एक इन्फ्लेशन ड्रिवन और जो डिमांड साइड पे कमी आई है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस भी इफ़ेक्ट हुए हैं। अल्टीमेटली इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पॉलिसी लेवल पे ये इक़दाम करें कि पाकिस्तान एज ए कंट्री कैन नॉट अफोर्ड लो GDP ग्रोथ, क्योंकि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होनी है, वो भी उस GDP ग्रोथ होगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लोगों को खाना मिलेगा। हमारे यहाँ हम ये नहीं कर सकते कि हम आर्टिफिशियली टूल्स यूज़ करके अपनी GDP ग्रोथ को कम कर लें। हमारा जो रियल इशू है वो है उस ग्रोथ को फंड करने के लिए जो हमें ट्रेड डेफिसिट और दूसरे प्रॉब्लम आते हैं, बिकॉज ऑफ लोकल कैपेसिटीज़ नहीं है तो हमें फिर इम्पोर्ट करना पड़ता है। हमें उस इशू को एड्रेस करना चाहिए, ना कि हम अपनी ग्रोथ को कम कर लें, क्योंकि उसके जो मुज़मरात हैं या जो उसके जो असरात हैं वो बहुत सीरियस हो जाते हैं और वो सोसाइटी के लिए बहुत हार्मफुल है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं आपको कह सकता हूँ कि केबल इंडस्ट्री में पाकिस्तान खुद कफ़ील है और पाकिस्तान में हर तरह की चीज़ बन रही है और यहाँ सप्लाई हो रही है। तो हम बहुत ज़्यादा जो है ना एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में एक बहुत बड़ा रोल जो है वो हमने एज ए फास्ट भी प्ले किया है कि बहुत सारी चीज़ें जो पहले इंपोर्ट होती थी वो हमने पाकिस्तान में बना के यहाँ पे लोकली सप्लाई की हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज हमने सेव किया है। अच्छा, ये बहुत अच्छा है और इट फील्स गुड। आई मीन, जब आपने मेड इन पाकिस्तान या मेक इन पाकिस्तान की आप बात करें। अच्छा, दूसरी जानिब आपने खुद बात भी की कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के हवाले से। इस वक्त जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, दो कि अभी स्टेट बैंक ने थोड़ा रिलीफ दिया पॉलिसी रेट को कम करते हुए, और आपने खुद भी जिक्र किया कि आप बजाय इसके कि ग्रोथ कम करें, आप अपनी दीगर सेक्टर्स के ऊपर तवज्जो दें, उसकी जो खपत है उसको बेहतर बनाएं और अपनी जो सप्लाई साइड है उसको देखिए। इस वक्त जो पॉलिसीज़ हैं इनको आप कैसे देखते हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट है इन पॉलिसीज़ का? ये जो देखिए जो रेट कम हुआ है उसका डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट है। हमें साथ ये भी देखना है, आई थिंक स्टेट बैंक कोशिश कर रहे हैं, उस पर बड़ी अच्छी पॉलिसी है कि SME की फाइनेंसिंग बढ़ाई जाए। हमें ये भी देखना है कि हमने अपनी कैपेसिटीज़ बिल्ड करनी है। हमारा जो साइकिल चलता है कि हम ग्रोथ में जाते हैं, फिर हम इंपोर्ट बढ़ती हैं और फिर हम दोबारा ट्रेड डेफिसिट की वजह से वापस आ जाते हैं एक ट्रैप में। उसको ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक तो गवर्नमेंट हर लेवल पे
एज ए कल्चर, एज ए रोल मॉडल, हमारे लीडर्स, हमारे सारे आप मीडिया में भी हैं, ये सारे लोग मेड इन पाकिस्तान को एज ए प्राइड बनाएं कि वी वांट टू बाय लोकल एंड वी वांट टू कंज्यूम लोकल। क्योंकि देखिए हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम 240-50 मिलियन की आबादी है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इसका प्रॉब्लम मैक्रो लेवल पे जो ट्रेड डेफिसिट का प्रॉब्लम की वजह से होता है वो एक्चुअली हम आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं अगर हम इस नहज पे चलें और हम कहें कि हमारा हर लेवल पे हमने मेड इन पाकिस्तान को प्रेफरेंस देनी है, चाहे पॉलिसी लेवल पे करना है। बड़ा अहम इसमें एक नुक्ता है ना कि वो कुछ लोगों के क्वालिटी कंसर्न्स आ जाते हैं। आपको बीइंग बिजनेस पर्सन आपको ये फेस करना पड़ता होगा वेयर एवर यू प्रेजेंट योर प्रोडक्ट। एक दफ़ा कोई इस्तेमाल कर लेगा फिर तो वो शायद ट्रस्ट कर ले क्योंकि आप यूज्ड इट एंड इट्स अ गुड प्रोडक्ट, लेकिन जब आपने मेड इन पाकिस्तान के टैग के साथ एक प्रोडक्ट बेची है, पीपल यूजुअली प्रेफर कि अच्छा जी इंपोर्टेड है, महंगी है तो अच्छी ही होगी। इस फैक्टर को कैसे निपटे हम पाकिस्तानी? वो कितना इंपॉर्टेंट है? जी आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की है। इसमें देखिए 2-3 चीज़ें हैं जो हमें करनी होती हैं। कुछ करनी होती हैं गवर्नमेंट लेवल पे, फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ के लिए उसका ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए उसकी सर्टिफिकेशंस होती हैं, उसकी थर्ड पार्टी लैब्स टेस्ट होते हैं। हमारे यहाँ लाइट्स की बात कर ले, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में लाइट्स का नेशनल लेवल का कोई मिनिमम स्टैंडर्ड नहीं है। अच्छा, हर एक चीज़ इंपोर्ट हो के बिक रही है, आपकी आंखों के लिए बुरी है, आपकी स्किन के लिए बुरी है, यू आर एक्चुअली गेटिंग इंस्टेड ऑफ बेनिफिट यू आर एक्चुअली गेटिंग, उससे नुकसान आपको हो रहा है। लेकिन वो क्योंकि सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो ये चैलेंज आता है। अब हमने उसमें क्या किया, हमने कहा जी हम कोई भी चीज़ मार्केट में ऐसी नहीं देंगे जो सर्टिफाइड नहीं होगी बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टैंडर्ड को कंप्लाई करते हुए। अच्छा, ये हम एज ए इंडिविजुअल तो एज ए कंपनी करके हम उसका बेनिफिट ले लेंगे, लोगों का ट्रस्ट विन कर लेंगे ओवर द पीरियड, लेकिन जो आपकी बात है वो क्वांटम लीप जो हमने लेनी है कि सारे लोग इस तरफ चलें, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पॉलिसी लेवल पे गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स या फेडरल गवर्नमेंट वो पॉलिसीज़ बनाएं कि जी ये हमारा मिनिमम स्टैंडर्ड है और ये हमारी टेस्टिंग लैब्स हैं, वो थर्ड पार्टी रखें, गवर्नमेंट के अंदर ना रखें, बिकॉज गवर्नमेंट इज़ नॉट एफिशिएंट इन डूइंग दीज थिंग्स। उनसे सर्टिफिकेशंस होगी और ये चीज़ मार्केट में जो है ना बिकेगी, फिर एवरीवन विल बाय दैट कि जी सर्टिफाइड है। और ये एक और कंसर्न भी मियां साहब होता है, होगा कि वो ये कि बिजली जो है ना वो उसके बिल बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं, आपको पता है क्या? इस मामले में भी आपका ब्रांड जो है, ये LED लाइट्स जो हैं, ये हेल्पफुल हैं लोगों के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसर्न है उनका। एंड केबल्स एज वेल। जी बिल्कुल, दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं, ये भी एक आपने अच्छा एक पॉइंट रहा है। हम बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम जब चीज़ ख़रीद रहे होते हैं तो थोड़े से पैसे की सेविंग के लिए हम अपने लिए मुस्तकिल एक वेस्ट ऑफ एनर्जी वाली प्रोडक्ट ले लेते हैं, चाहे वो केबल्स हैं चाहे वो लाइट्स हैं। तो लाइट्स में LED आपको पता है कि सबसे कम एनर्जी यूज़ होती है और बड़ी एनर्जी एफिशिएंट है। एक तो हम वो जो कह रहे हैं कि एनर्जी सेविंग बल्ब से इस पे ट्रांसफ़र सबको करना चाहिए। दूसरी बात यह कि उसमें बेस्ट क्वालिटी लेनी चाहिए। देखें, आप अगर 500 रुपये की एक लाइट लेते हैं तो अगले 5, 10, 15 साल उसने आपके साथ रहना है। अगर आपको वो सेविंग दे रही है तो वो 500 नहीं, वो शायद 5000 की सेविंग आपको दे देगी और उल्टा वो लॉस भी कर देगी। तो हमें उसको हमेशा एज ए इन्वेस्टमेंट देखना चाहिए, ना कि एज अभी करंट एक्सपेंस है। इट्स नॉट कि मैं पानी पी रहा हूँ तो अभी कंज्यूम हो रहा है। इट्स मोर ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। केबल जो है 40 साल आपके साथ रहती है। ठीक है, सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई पर्सनली नो कि आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जो कि बड़ी अच्छी हैं, और मैं पूछ इसलिए रहा हूँ कि जो बाकी कंपनीज हैं दे शुड ऑल्सो गेट इंस्पायर्ड। अगर कुछ ऐसा आप समझते हैं कि वो होना चाहिए, जो मुआशरे में जारी बात है, आप बिजनेस करते हैं और हर बिजनेसमैन बिजनेस प्रॉफिट के लिए करता है, बट विद दैट उसका एक सोशल इम्पैक्ट भी होता है या सोशल रोल होता है जो कि मुआशरे के लिए होता है। इज देयर एनीथिंग दैट यू लाइक टू ऐड इन द एंड? इस हवाले से आप कर रहे हैं। जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि अगर आप मुझसे पूछें तो दिस इज़ व्हाट मेक्स अस डूइंग व्हाट वी आर डूइंग, दिस इज़ व्हाट ड्राइव्स अस। हमारा विजन है एम्पावरिंग कम्युनिटीज़ थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसमें हम अब हमारा बहुत फोकस है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाएँ। हमने IT ट्रेनिंग के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया है जहाँ पे लोगों को हुनर सिखाएँ। लेडीज़ के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग एक इंस्टीट्यूट है जो लेडीज़ को उसमें से कोई जो है ना ग्रेजुएट करता है थ्रू वेरियस स्किल्स, उसके
उसके अलावा हम जो बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ हम सस्टेनेबिलिटी के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इनकरेज करने के लिए फास्ट सस्टेनेबिलिटी अवार्ड हमने लॉन्च किया है। ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोगों को सस्टेनेबल जो है ना तरीके से एक उनकी सपोर्ट करें और मुल्क के लिए कारआमद जो है ना उनको अफराद बनाएं। राइट सर, थैंक यू वेरी मच, नाइस टॉकिंग टू यू। सबसे अच्छी बात हमें आप जैसे ब्रांड ऑनर से या ब्रांड से बात करके ये कम से कम कहीं ना कहीं कुछ पाकिस्तान के हवाले से पॉजिटिव हो रहा है। और हम जब तक अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, अपनी सेल्फ मेड प्रोडक्ट्स के ऊपर रिलाई नहीं करते, हम वो जो सस्टेनेबिलिटी का गोल है या जो डेवलपमेंट का गोल है वो अचीव करना पॉसिबल नहीं है। सो CEO फास्ट केबल्स मियां साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि इस अहम मामले पे हमसे बात करें। एग्जैक्टली, और जो उन्होंने अपने इनिशिएटिव्स की बात की है उनके ऊपर भी उनको अप्रिशिएट करना बनता है। इसके साथ ही वक्त जो है हमारे प्रोग्राम का वो हो चुका है खत्म। इंशाल्लाह पता नहीं चला आज तो, नहीं पता चला। चले जी, कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।